30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टेंशन T2 इन सिस्टम शोन इन फिगर इफ सिस्टम इज एक्सलेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ये पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देखो एक चीज हम बता दें कि यहाँ कोई फार्मूले तो है नहीं पूरे चैप्टर में, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसमें एक दो हमने चीजें आपसे कही थी, इनको याद कर लेना। ऐसे जैसे ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग लिफ्ट का केस पढ़ेंगे, तो जब आप लिफ्ट वाला केस पढ़ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को वो जो लिफ्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो कहीं का भी कोई भी पॉइंट जो है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो पहले वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लेकिन देख लेते हैं, अभी तक जो पढ़ा उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे उसने कहा क्या है कि आपको टेंशन T2 फाइंड आउट करना है, जबकि ये पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो T2 आपको निकालना है, निकाल के बताओ जल्दी से क्या आएगा। सेकेंड ऑप्शन 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। और कोई कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे ये जो पूरा यहाँ पर जैसे आपको T2 निकालना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले T1 भी निकालेंगे, T2 भी निकालेंगे, T3 भी निकालेंगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। T2 अगर आपसे कहा गया है तो डायरेक्ट हम लोग T2 यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप ऐसे सोचो, इसका कोई मास नहीं दिया गया, अगर इसका मास दिया जाता तो वो भी हम काउंट कर लेते, लेकिन नहीं दिया गया। तो आप ये जो पूरा इतना पार्ट है, इस पार्ट को आप एक अज्यूम कर सकते हैं ना, सिंगल सिस्टम की, सिंगल यहाँ पर मास की तरीके से, तो इस पूरे का मास कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 5 किलोग्राम है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डाउनवर्ड वेट क्या हो जाएगा 5g, यानी कि 50 न्यूटन। ठीक है, 50 हो जाएगा ना। और ये पूरा सिस्टम जा रहा है a इज इक्वल टू 2 से ऊपर की तरफ। तो हमें इक्वेशन ही तो लिखनी है, और इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो हमें T2 लिखना है। तो ये T2 जो यहाँ पर दिखाया गया है, तो T2 एक्सलेशन की, जैसे यहाँ पर टेंशन दिखाएंगे तो ऊपर की तरफ ही तो दिखाएंगे, बॉडी से अवे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 50 एंड प्लस 5, और एक की वैल्यू क्या है 2, तो ये 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 60 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा है इसमें, सेकंड ऑप्शन यहां पर था, ये सही हो जाएगा। नोट कर लेना सभी ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आईआईटी में भी पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसमें थोड़ा सा है पॉइंट, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे पूछा भी जा सकता है। इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स होते थे, एमयू में पूछा गया था एक बार। तो आप यहाँ पर जैसे इसमें तो कई चीजें पूछी गई हैं, तो जरूरी नहीं कि सब पूछा जाए, कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा सकता है। Two blocks masses 2.9 kilogram and 1.9 kilogram are suspended from a rigid support S by two inextensible wire. Inextensible wire का मतलब क्या है कि वायर में किसी तरह का कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब उसमें लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। वायर ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर, तो वो 1 मीटर के ही रहेंगे। द अपर वायर हैज नेग्लिजिबल मास एंड द लोअर वायर हैज यूनिफॉर्म मास ऑफ 0.2 किलोग्राम पर मीटर। जैसे इसका तो नेग्लिजिबल मास दिया गया, लेकिन इसका मास उसने दे दिया है कितना, 0.2 किलोग्राम पर मीटर। तो अब जैसे उसने ऐसे दिया है किलोग्राम पर मीटर, लेकिन जब इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर ही है, तो उसका जो मास हो जाएगा वो 0.2 किलोग्राम ही हो जाएगा। जब लेंथ 1 मीटर, जैसे 0.2 किलोग्राम पर मीटर दिया गया, तो अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है तो वो यही तो इसका मतलब हुआ ना, 1 मीटर का मास इतना। जैसे अगर इसकी लेंथ वो 2 मीटर दे देता तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम मास पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो ये मास पर यूनिट लेंथ ही तो दिया गया, तो अगर 1 मीटर का इतना तो 2 मीटर का जस्ट डबल हो जाता, बट यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। 0.2 किलोग्राम पर मीटर मतलब 1 मीटर का जो मास है वो 0.2 किलोग्राम। द होल सिस्टम हैज एन अपवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका अपवर्ड एक्सेलेरेशन दिया गया है, फाइंड टेंशन एट। तो उसने कहा है इस वायर के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर और मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर, और जी की वैल्यू क्या लेना है 9.8 लेना है। डायग्राम आप तुरंत बना लो, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा ही बनाना, ठीक है, जैसे दिखाया गया, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमें दिखानी है। तो आपको यहाँ पर ए पॉइंट पर टेंशन बतानी है। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो भी टेंशन होती है कहीं पर, वो हमेशा
उसके नीचे वाले वेट के कारण होती, ठीक है, ऊपर वाले के कारण नहीं, नीचे वाले वेट के कारण। तो अगर आप यहां देखो ए पॉइंट, तो इतना मास अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या होगा, कितना होगा 0.1, क्योंकि पूरा मास यहां पर कितना दिया गया 0.2, तो आधा लेंगे ना हम, तो आधा मास हो जाएगा 0.1, यानी कि ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, और ऊपर का ये मास भी 0.1 किलोग्राम। ठीक, अब हमें टेंशन निकालना है ए पॉइंट पर, तो हम यहां पर ए पॉइंट को ले लें और इसके नीचे का ये पार्ट हमें यहां पर बस देखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ए पॉइंट। तो अगर हम किसी भी पार्ट पर, जैसे इसको हम एक बॉडी की तरीके से अज्यूम कर लेंगे, इसका मास कितना हो जाएगा 0.1 एंड प्लस 2.9, ठीक है, तो इसका मास हो जाएगा यानी कि 3 किलोग्राम हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा ना, 0.2 0.1 ऐड कर देंगे तो 3 किलोग्राम। अब देखो इस पे हमें दिखाना है टेंशन। हमने आपको क्या बताया था कि टेंशन, जैसे हमने इसको ब्रेक करके आपको समझा रखा है कि जैसे ऐसे वायर है तो इसको आप यहां पर अगर देखना है तो आप इसको वहीं से कट कर देंगे और कट करके उसमें मासलेस स्ट्रिंग बांध देंगे और फिर उसमें ऐसे टेंशन आप दिखा देंगे। लेकिन अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें याद रखना है कि अगर हम किसी भी पार्ट पर टेंशन दिखा रहे हैं तो वो टेंशन उससे दूर की तरफ दिखाना है हमें। देखो वही आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर हमें इस ए पॉइंट पर टेंशन दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे ना, क्योंकि अगर इसको आपने गलत दिखाया तो इक्वेशन भी तो आपकी गलत हो जाएगी। जैसे ऊपर की तरफ आपने नीचे की तरफ दिखा दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें इस नीचे वाले पार्ट पर टेंशन दिखाना तो वो ऊपर की तरफ होगी। आप सोचो यही होता है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ देखो टेंशन ऊपर ही आती ना, अगर आप कट करके दिखाते तो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे टाइम ही लगेगा आपका। इसको हमने कह दिया टी ए। डाउनवर्ड जो वेट हो जाएगा वो इसका हो जाएगा mg, तो 3 किलोग्राम है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3g, ठीक है, बाद में उसकी वैल्यू डाल देंगे। और ये पूरा सिस्टम 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ये तो हटा देते हैं, इक्वेशन लिख लेंगे। अब जैसे ए पॉइंट के लिए उसने कहा है तो ए पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, टी ए, बोलो टी ए माइनस 3g, ठीक है, नहीं 30 नहीं रखेंगे अभी, यहाँ पर g की वैल्यू उसने देखो क्या दे रखा है, t माइनस 3g, ठीक है। एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू 3a, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसे उधर ले जाएंगे तो इस साइड में ले जाएंगे तो 3g प्लस a हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो, g की वैल्यू 9.8 और a की वैल्यू 0.2, तो ये बन जाएगा 10 और इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 30, ठीक है, 30 न्यूटन आ गया यहाँ पर। तो g की वैल्यू अगर आप 10 रख देते तो 10 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाता, 10.2 हो जाता, और 10.2 इंटू 3 करते तो वो ज्यादा आता ना, 30 पॉइंट समथिंग आ जाता, 30.6 आ जाता। तो 30.6 आंसर नहीं, 30 न्यूटन आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि उसने आपको जी की वैल्यू 10 नहीं बल्कि 9.8 दे रखी है, ठीक है, तो इसीलिए उसको यहाँ पर रखा गया। ऐसे ही आपको सेकंड यानी कि बी पॉइंट पर बताना है टेंशन क्या हो जाएगा। 50 इसको नोट करेंगे और यहाँ पर जो बी पॉइंट है वहां पर टेंशन निकाल कर बताएंगे। 49 नहीं 50 आएगा, क्या आएगा 50 न्यूटन, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर आपको अगर टेंशन निकालनी है तो आप अगेन इतना पार्ट ये कंसीडर कर लेंगे ना, ये पूरा इतना पार्ट आप कंसीडर कर लो। तो ये जो पार्ट यहाँ पर है, चूंकि बी पॉइंट पर टेंशन दिखाएंगे तो ऐसे दिखा देंगे टी बी, तो इतने पार्ट का मास आप पूरा काउंट करो, तो मास क्या हो जाएगा 2.9 और प्लस 0.2 और प्लस 1.9, वे तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी ना, तो पूरा मास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 किलोग्राम। तो डाउनवर्ड जो वेट आ जाएगा वो 5 जी के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे, टीबी माइनस 5g इज इक्वल टू 5a, तो टीबी की वैल्यू आ जाएगी 5g प्लस a के बराबर। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 5 और g की वैल्यू 9.8 और a कितना है 0.2, यानी कि 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 50 न्यूटन। नोट कर लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो ये वाला क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर
इसमें कुछ आपको और ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस जस्ट जहां पर पूछा गया अवे टेंशन दिखा देना था, पूरा मास उतना काउंट कर लेना था, उसके अंदर का मास का जो भी जितना मास है उसके हिसाब से वेट नीचे की तरफ दिखा दिया, इक्वेशन लिख ली और यहां से हमने टेंशन कैलकुलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Three blocks with masses m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m. इस पर एक F फोर्स अप्लाई किया गया। The masses move upward at constant speed. जो जितने भी ये मास हैं वो ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं। What is the net force on the block of mass 2m? 2m पर लगने वाला नेट फोर्स आपको बताना है। नीट में आपके यहाँ पूछा गया था, क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि अगर उसने कह दिया कि ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन इसके लिए v क्या है? कांस्टेंट। तो जब v कांस्टेंट है तो चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, इसकी सभी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 ही होगा ना, चाहे वो m के लिए पूछता, चाहे 2m के लिए पूछता, चाहे 3m के लिए पूछता। उसने कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक का पूछा कि एक पर पूछते हैं तो आप कुछ निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन किसी पर भी पूछे, जब पूरा सिस्टम ही कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो v कांस्टेंट होने का मतलब है एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा तो f की वैल्यू 0। ठीक है, किसी पर भी अगर आप देखेंगे तो जो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट, वो क्या हो जाएगा? 0। ये F नहीं 0 होगा, ठीक है, वो F थोड़े 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसका सिंबल चेंज कर दिया F नेट, मतलब किसी पर भी F नेट इज इक्वल टू 0, और ये होगा ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर एनी मास, किसी भी, चाहे m के लिए देखो, 2m के लिए देखो, 3m के लिए। अब होगा क्या, ये f क्यों नहीं 0 होगा? ये f 0 हो जाएगा तो ये ऊपर कैसे जाएगा? तो जैसे किसी चीज को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो उस पर फोर्स 0 रखना होता है या नेट फोर्स? नेट फोर्स। फोर्स तो लगाना पड़ सकता है आपको, जैसे अगर आप यहां देखो ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ वेट लगेगा ना इसका, 3 + 2 5 + 1 6, यानी कि 6m नीचे लगेगा, 6mg। तो जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर लगाना पड़ेगा ना तुम्हें फोर्स, तभी वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, नेट फोर्स हो जाएगा 0 और वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस फोर्स को लगाकर हमने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस किया और पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा। तो अगर कोई भी यहाँ पर देखें तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसलिए उसके लिए एक्सेलरेशन होगा 0 और उसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 0 यहाँ पर। ठीक है, F net is equal to 0 for any mass। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेंगे। चलिए वापस आते हैं हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपरेंट वेट के बारे में। ठीक है, एपरेंट का मतलब जो हमें एपियर होता है, मतलब आभासी जिसको बोलते हैं कि ये हमें एपियर हो रहा है। तो एपियर हो रहा है तो एपरेंट जो होता है तो वो एक्चुअल के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। अगर वो हमेशा एक्चुअल के बराबर होता तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर आप ये इसे पढ़ना है कि एपरेंट वेट अगर कहीं पर है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब इसको सबसे पहले ऐसे समझो कि एपरेंट वेट का ये मतलब है क्या। अगर हम जैसे कहीं पर वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया एक वेइंग मशीन है और उसके ऊपर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो जो ये जो मशीन है आपका वेट मान लिया कुछ भी है, सपोज कर लिया 60 किलोग्राम। तो जैसे वेट की जब बातचीत की जाती है ना, तो जैसे बोलचाल की लैंग्वेज में जब कोई वेट पूछता है तो हम वेट नहीं बताते हैं, हम मास बताते हैं, बोलते वेट है। जैसे आपसे कोई पूछता है वेट कितना, तो आप क्या कहते हो? हमारा 120 किलोग्राम है, ठीक, मतलब उतना नहीं, ठीक है, 60 किलोग्राम या 70 किलो जो भी है, तो वही तो बोलते हैं ना। तो 60 किलोग्राम वेट तो नहीं होता ना, वेट तो mg होता है ना, ठीक है। तो आप जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? मास। अब बोलचाल की लैंग्वेज में मास बताया जाता है, हम लोग समझ भी जाते हैं। अब कोई ये नहीं बताता है, किसी ने आपसे पूछा वेट कितना, 600 न्यूटन, ठीक है, तो आपको ये बोलना, बोलचाल की लैंग्वेज में वेट का मतलब मास से ही ले लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वेट का मतलब mg होता है, मास नहीं होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अभी हम, चूंकि ये जो यहाँ पर मशीन होती है इसको कैलिब्रेट कर दिया जाता है मास में, ये वेट हमारा नहीं बताती। जो उसका नीडल होता है या जो वहां पर, जैसे अगर डिजिटल वाली मशीन है तो डिजिटल वाली में देखेंगे जो नंबर चलते हैं तो वो आपको क्या बताते हैं? किलोग्राम बताते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे
ये जो मशीन के ऊपर जो भी नंबरिंग लिखना है या जो आपको यहाँ पर नीडल है और उसके ऊपर जो मार्क्स बनाने वो तो आपके हाथ में है ना। जैसे सपोज कर ले यहाँ पर इसी को कैलिब्रेशन कहते हैं, ये टर्म बहुत बार आपके सामने आएगा, कैलिब्रेट करना कैलिब्रेट करना। तो उसका मतलब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 0 है, अब जब ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ तो जो भी नीडल है वो मान लिया 60 पर गई, तो जैसे हमें इसे बनाना है स्टार्टिंग में कैलिब्रेट करना है, इसके मार्क्स बनाने, तो जैसे हमने यहाँ पर 10 किलोग्राम रखा, फिर 20 किलोग्राम रखा, तो मान लिया 10 पर नीडल यहाँ पर आ गई, तो रखा तो हमने 10 किलोग्राम है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है कि 1 किलोग्राम, उसी को 10 टाइम करके हमने 10 रख दिया। अब 10 रखने पर ये नीडल इस लोकेशन पर मान लिया रुक रही है, तो अब अगर रखेंगे तो डाउनवर्ड वेट ही होगा ना mg, यानी कि m हो गया 10, g की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो वो एक्चुअल में तो 100 न्यूटन होगा ना। तो यहाँ पर अब हमारी मर्जी, जो नीडल यहाँ पर रुकी है उसके ऊपर हमारी मर्जी हम 100 लिख दें तो हमेशा वो न्यूटन में चीजें बताएगा। जब यहाँ नीडल रुकेगी, कुछ भी वेट रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर नीडल यहाँ रुकी तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर वेट कितना है उसका 100 न्यूटन। लेकिन अगर हम उसी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 100 ना लिखकर अगर हम 10 रख लें तो हम क्या कहेंगे, जब भी इस पर हमने कोई भी बॉडी रखी और नीडल अगर यहाँ रुकी तो हम क्या कहेंगे 10 किलोग्राम उसका जो मास है। और अगर हमने 20 रखा तो मान ले यहाँ पर रुक गई तो वहां पर हमने 20 लिख दिया, 200 न्यूटन लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया 20। और उसके बाद हमने क्या किया, इनको बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो 1 किलोग्राम के, तो अगर उसका एक छोटा पार्ट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम, और 10 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम। जैसे मीटर स्केल होती, मीटर स्केल में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, फिर जो 1 मतलब पूरी 1 मीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर उसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट कितना हो गया 1 मिलीमीटर हो गया। तो वैसे कुछ यहाँ कर लिया जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि हम इसे न्यूटन में कैलिब्रेट कर रहे हैं तो हम आंसर न्यूटन में देंगे, और अगर हमसे कहा गया हम किलोग्राम में कैलिब्रेट कर रहे हैं तो हम आंसर किलोग्राम में देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट अब ध्यान रखना, ये कई जगह पर पॉइंट यूज। अब ये जो एपरेंट वेट वाली बात हम लोग कर रहे थे उसको समझते हैं कि जैसे आप यहाँ पर मान लिया आप कहीं पर एक वेइंग मशीन रखा और उसके ऊपर आप खड़े हुए हैं, और फिर आपने नीडल को देखा कि वो नीडल या जो मशीन है डिजिटल है जैसा भी है, तो उससे आपने उसको चेक किया, तो जब आपने चेक किया तो आपका वो वेट दिखा रहा है 65 किलोग्राम। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमारा 65 किलोग्राम वेट है, आप चुपचाप उसके ऊपर खड़े हो गए। लेकिन मान लिया जब आप खड़े थे 65 किलोग्राम का आपने देखा, तभी आपका कोई दोस्त आ गया पीछे से, उसने आपको ऐसे पकड़ा और दबा दिया कस के, नीडल पहुंच गई वहां पर 60 से सीधे 100 पर, तो क्या तुम्हारा वेट 100 हो गया? किसी ने तुमको दबा दिया तो तुम 100 किलोग्राम के हो गए? नहीं हुए ना, सिर्फ वो अपीयर ही तो होगा उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल में तो आपका पहले वाला ही जो वेट था वही रहेगा। तो ये जो बाद में वेट हुआ है जो 100 किलोग्राम, वो आपका रियल नहीं है, वो जस्ट अपीयर हो रहा है। तो अब आप समझो इस चीज को कि जब आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होंगे तो आप वेइंग मशीन क्या रीड करेगी? वेइंग मशीन, अगर आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हैं, वेइंग मशीन जिसको कुछ लोग वेटिंग मशीन भी बोल देते हैं, वेटिंग मशीन नहीं होता है, कुछ लोगों को मैंने देखा बोलते हैं वेटिंग मशीन, तो वेटिंग नहीं वेइंग मशीन होता है, मतलब जिससे हम मेजर करते हैं। तो जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो वो वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी? एक्स। देखो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये कौन सा सवाल है, मशीन क्या मेजर करेगी? मास, हमारा वेट मेजर करेगी। अब तुम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलो ना कि जब आप उसके ऊपर खड़े हैं तो वो आपका एक्शन मेजर करेगी, आप एक्शन जो करेंगे। हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी टेबल के ऊपर जब आप कोई भी बॉडी रखते हैं तो नीचे वाली जो टेबल है उसके ऊपर वेट नहीं लगता है, क्या लगता है? एक्शन लगता है। वेट कभी भी नहीं, वेट अगर इसका है तो इसके पास रहेगा, वो इसके पास नहीं आएगा, तो इसका वेट इसी के पास रहेगा, नीचे वाली बॉडी पर हमेशा क्या रहेगा? एक्शन। तो इसका मतलब अगर ये पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है तो ये पर्सन इस मशीन के ऊपर एक एक्शन करेगा, और ये जो एक्शन होगा उसी को ये मशीन रीड करेगी, एक्शन को, ठीक है, ना कि इस पर्सन के वेट को। तो अगर ये चुपचाप खड़ा हुआ था, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इसका एक्शन हुआ वो इसके जो वेट था उसके बराबर, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है कि अगर कहीं से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो जितना एक्शन होगा वो रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन उसके वेट के बराबर हो जाएगा। R इक्वल टू mg पढ़ा था ना हमने, तो यहां पर उसका एक्शन जो है वो R, और वो किसके बराबर हो जाएगा? R इक्वल टू mg के बराबर, ठीक। लेकिन अगर किसी ने इसको प्रेस कर दिया,
दबा दिया तो क्या हुआ, एक्शन ज्यादा हो गया, और एक्शन अगर ज्यादा हो गया तो ये मशीन तो एक्शन ही रीड करेगी ना। तो अगर किसी ने दबा दिया तो एक तरह से एक्शन ज्यादा हुआ, लेकिन क्या एमजी पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं। तो एक्शन ज्यादा हो गया, तो एक्शन ज्यादा हुआ तो रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। तो मान लिया वो एक्शन यहां पर बढ़कर 100 न्यूटन हो गया, तो ये 100 मतलब 100 किलोग्राम हो गया, तो ये 100 किलोग्राम यहाँ पर रीड करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो भी यहाँ पर एक्शन है या जो रिएक्शन है, ये दोनों बराबर होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेट। मतलब जो ये रिएक्शन होगा या जो ये एक्शन होगा, यही क्या कहलाएगा, एपरेंट वेट। क्योंकि अगर किसी ने आपको प्रेस किया तो इसने दिखाया 100 किलोग्राम वहां पर, तो 100 किलोग्राम क्योंकि एक्शन किया गया है उतना, तो वही रिएक्शन आपको वहां पर दिखेगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना। तो इसका मतलब एपरेंट वेट कुछ और नहीं है, बल्कि एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्शन ऑफ द बॉडी, या फिर कहते हैं रिएक्शन ऑन द बॉडी। दोनों बराबर ही रहेंगे, एक्शन रिएक्शन। तो हम लोग इसी चीज को ऐसे लिख लेते हैं यहां पर। अब एक्शन और रिएक्शन में क्या चीज निकालना ज्यादा आसान होता है, एक्शन या रिएक्शन? रिएक्शन निकालना ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे एपरेंट वेट apparent weight is equal to action of body एक्शन भी आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू रिएक्शन ऑन द बॉडी। और उसको भी हम लोग आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसी के नीचे बस यही लिखना है, जो वेट ऑफ बॉडी ना लिफ्ट है, उसी के नीचे थोड़ी सी जगह होगी, वहां पर लिखेंगे एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्शन ऑफ बॉडी या फिर रिएक्शन ऑन द बॉडी। एपरेंट वेट किसका, बॉडी का, ऑफ बॉडी। तो अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज एक्शन ऑफ बॉडी या फिर रिएक्शन ऑन बॉडी। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि अपरेंट वेट का अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें एक्चुअल में कुछ नहीं करना होता है, बल्कि बस रिएक्शन ऑफ बॉडी निकालना होता है, और तो कुछ नहीं करना ना। जस्ट रिएक्शन बॉडी पर क्या हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अपरेंट वेट। और रिएक्शन कैसे निकालते हैं पीछे हम लोग देख ही चुके हैं, इक्वेशंस लिखेंगे वहीं से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ केसेस यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जैसे ये लिफ्ट का एक केस है जिसके अंदर एक वेइंग मशीन रखी गई, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, और साथ में एक पेंडुलम का भी केस दिखा दिया गया कि यहाँ पर एक पेंडुलम है और उसमें टेंशन और वेट आपको दिखा दिया गया। तो ये जो दोनों केस लेकर चल रहे हैं, तो एक्चुअल में दोनों तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पेंडुलम वाला भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है और ये वाला केस भी बनाया जा सकता है। इसमें स्प्रिंग बैलेंस को हैंग करके रीडिंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो दोनों हम साथ में लेकर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही जैसा रहेगा। जैसे यहाँ पर हम रिएक्शन निकालेंगे, वैसे यहाँ पर हम टेंशन निकालेंगे। टेंशन भी एक तरह का रिएक्शनरी फोर्स ही तो है। जैसे यहाँ पर ये बॉल जो है, तो इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर एक डाउनवर्ड वेट लग रहा है mg, तो ये बॉल ऐसे नीचे की तरफ खींचेगी, तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर एक टेंशन जनरेट होगी। तो एक तरह से ये भी तो कह सकते हैं कि एक तरह का एक्शन हुआ और एक रिएक्शन हुआ। तो जैसे ही हम टी के लिए इक्वेशन पाएंगे, वैसे बिल्कुल आर के लिए इक्वेशन हो जाएगी। दोनों की इक्वेशंस सेम रहेंगी, इसलिए दोनों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए डायग्राम बीच में बनाया गया। तो एक साइड में हम मैन के लिए लिखेंगे और एक साइड में हम यहाँ पर ये जो बॉल है उसके लिए लिखेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे ये मैन यहाँ पर स्टेशनरी, और ये पहली जो कंडीशन है वो क्या दिखाई गई है, द लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड। ठीक है, लिफ्ट के पास किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर वेलोसिटी या तो जीरो होगी और या फिर कांस्टेंट होगी। तो दोनों चीजें हो सकती है ना। जैसे ये पूरी लिफ्ट एक ही जगह पर रुकी रहे, तो अगर वो लिफ्ट एक ही जगह पर खड़ी हुई है तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो। लेकिन अगर वो मूव कर रही है यहाँ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, उस कंडीशन में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है द लिफ्ट इज अनएक्सेलरेटेड, और इस कंडीशन में या तो वेलोसिटी जीरो होगी या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम आर की बात करें तो हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं। जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी या टी इज इक्वल टू एम जी। तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर apparent weight R is equal to
एंड दिस इज इक्वल टू रियल वेट। रियल वेट भी तो उसका वही रहेगा ना, mg के बराबर। और ऐसे यहां पर हम लोग लिख लेंगे t इज इक्वल टू mg। यहां पर एक टर्म हम लोग और देखेंगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इफेक्टिव एक्सेलरेशन जैसे यहां पर लिखेंगे हम लोग ए इफेक्टिव, तो ए इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g के बराबर। इफेक्टिव एक्सेलरेशन से क्या मतलब है कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन हम एक ऐसा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मानेंगे कि अगर वहां पर एक्सेलरेशन ये मान लिया जाए तो जो रिएक्शनरी फोर्स या जो उसका वेट हो जाएगा वो m इंटू ए इफेक्टिव के बराबर होगा। तो चूंकि ए इफेक्टिव अगर आपको देखना है तो आप सीधे ऐसे देख लो कि जो m के साथ आएगा टर्म वही वहां पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे यहां पर g आया तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया g, यानी कि m इंटू जी वही उसका रियल या एपरेंट वेट हो जाएगा। ऐसे यहां पर भी अगर आप ए इफेक्टिव लिखेंगे तो वही हो जाएगा ए इफेक्टिव इज इक्वल टू, तो m के साथ जो भी एक्सेलरेशन लिखा जाएगा उसी को हम इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। नोट कर लिया ना सभी ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड केस इसका, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है। अब यहां पर जो केस दिखाया जा रहा है उसमें लिफ्ट को एक्सेलरेट करा दिया गया और लिफ्ट किधर एक्सेलरेट कर रही है, अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखो वेलोसिटी भी वैसे ही दिखाई गई है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में दिखाया गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम क्या कहेंगे, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इस कंडीशन में पर्सन वैसे हो गया mg डाउनवर्ड, r ऊपर की तरफ, यहां पर भी वैसे ही। लेकिन क्या अब लिख सकते हो r इक्वल टू mg, नहीं लिख सकते। अब एक्सेलरेशन आ गया तो फिर हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट मींस r इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो mg प्लस ma हो जाएगा, और या फिर इसमें से हम m कॉमन ले लें तो r की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस a। और देखो m के साथ क्या आ गया, g प्लस a, तो इसी को हम क्या कहेंगे, a इफेक्टिव। a इफेक्टिव यहां पर हो जाएगा g प्लस a, और ये जो r निकल कर आया है इसी को हम क्या कहेंगे, एपरेंट वेट। बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग यहां पर लिख लेंगे t माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नोट कर लिया आपने। तो अब आप यहां पर देखो, जैसे इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है उसका क्या मतलब है, g प्लस से जैसे यहां लिया गया। तो अभी पीछे वाले में समझाया था, लेकिन इसमें ज्यादा आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा कि क्या बताना हम चाह रहे थे। यहां पर देखो, जैसे इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब है, अगर हम डेटा वाइज यहां पर लेकर चलें कि यहां पर ये ऊपर की तरफ जा रही जो लिफ्ट है, डाउनवर्ड g लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो रिएक्शनरी फोर्स आया है वो रिएक्शनरी फोर्स कितना है, mg प्लस a। तो आप ऐसे सोचो कि मान लेते हैं g की वैल्यू, लिखना नहीं है कुछ, g की वैल्यू 10 होती और जो a है उसकी वैल्यू 2 यहाँ पर होती, और जो मैन यहाँ पर है उसका सपोज कर लिया वेट जो होता वो सपोज कुछ भी मान लेते, मान लिया 50 kg, ठीक है। तो जो एपरेंट वेट आता r वो क्या आ जाता, mg प्लस a। तो m का मतलब है 50 और g प्लस a का मतलब कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो ये कितना आ जाता, 600 न्यूटन गया था ना। मतलब इस पर्सन का अगर ये इस तरह की सिचुएशन में है तो इस पर्सन का जो एपरेंट वेट है वो 600 न्यूटन के बराबर, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर एपरेंट वेट की बात कर, ये जो है ए इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि हम ये सब भूल जाएं कि ये लिफ्ट है ऊपर जा रही है और ये पर्सन यहां खड़ा हुआ एंड सो ऑन, सब कुछ हम भूल जाएं। हम सिर्फ आपसे ऐसे कह दें कि एक ये मैन है और इसका मास है 50 किलोग्राम, ठीक, और जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो फाइनल एक्सेलरेशन है यहां पर।
तो अब यहां पर अगर आपसे कहें कि ये जो पर्सन यहां पर है तो इसका रिएक्शनरी फोर्स बताओ क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन मतलब एक्शन, तो एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा 50 इंटू 12। जैसे जो इफेक्टिव एक्सलेशन है यानी कि आप उसको जी कह दो कि अगर वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड लग रहा है, तो अगर किसी भी बॉडी का मास दिया है और उसका एक्सलेशन दिया है तो उसका वेट निकाल सकते हो ना, या उस पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो। तो इस पर डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है mg, यानी कि कितना लग रहा है डाउनवर्ड 600 लग रहा है ना। तो जो यहाँ पर, चूंकि इसमें हम और कुछ बता ही नहीं रहे, ये तो सिंपल केस हो गया ना कि एक बॉडी को हमने एक टेबल के ऊपर रख दिया, तो एक मैन को एक ग्राउंड पर खड़ा कर दिया, डाउनवर्ड जो जी है उसको हमने 12 बता दिया, और जो अपवर्ड है यहाँ पर रिएक्शन वो आपसे पूछ लिया गया। तो फोर्स जितना वो एक्शन करेगा उतना रिएक्शन होगा, तो एक्शन कितना हो जाएगा 50 इंटू 12, यानी कि अगेन कितना आ गया 600। तो मतलब ये हुआ कि हम ये सब मानने की बजाय अगर हम एक डाउनवर्ड नेट एक्सलेशन मान लें 12, तो भी तो वही चीज आ रही है सॉल्व होकर जो यहां पर आया था। तो समझ गए ना। तो ये जो माना जाता है एक सिंगल वैल्यू, इसी को हम क्या बोल देते हैं इफेक्टिव एक्सलेशन। तो जो m के साथ लिखा हुआ है इसी को हम इफेक्टिव एक्सलेशन बोल देते हैं, कि चाहे आप उसको g प्लस ए कहो और चाहे उस पूरे को इफेक्टिव एक्सलेशन बोल दो, उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपको क्या दे देगा एपरेंट वेट दे देगा। ठीक है, और कुछ इसका मतलब है नहीं, तो बस। अब देखो एक कंडीशन और है कि ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही थी ना ऊपर की तरफ, तो अगर ये एक्सेलरेट करेगी तो रिटार्ड भी तो करेगी। जैसे आप सोचो ग्राउंड फ्लोर पर हैं और पांचवें फ्लोर पर आपको आना है, तो ग्राउंड फ्लोर से अगर हम पांचवें फ्लोर पर आ रहे हैं या यहाँ पर जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो पहले तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन जब वो पांचवें फ्लोर पर रुकने की कोशिश करेगी लिफ्ट तो रिटार्ड ही तो करेगी। तो इसका मतलब अपवर्ड में हमेशा एक्सेलरेशन हो ऐसा तो जरूरी है नहीं, अपवर्ड मोशन में रिटार्डेशन भी तो हो सकता है। तो अपवर्ड मोशन में रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा कि दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो मोशन को कौन डिसाइड करता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन को कौन डिसाइड करता है, v या a? डायरेक्शन ऑफ मोशन को कौन डिसाइड करता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन थोड़ा डिसाइड करेगा। वेलोसिटी जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही तो बॉडी जाएगी, तो वेलोसिटी डिसाइड करेगा कि बॉडी का मोशन किस डायरेक्शन में है। तो बॉडी मूव कर रही है ऊपर की तरफ यहां पर, और ए डाउनवर्ड अगर हम कर दें तो वो अपोजिट हो जाएगा ना। तो आपको अगर कंडीशन यहां पर दे दी जाए रिटार्डेशन की, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद रिटार्डेशन ए देन रिप्लेस ए बाई माइनस ए, तो जस्ट आप ए की जगह क्या रख देंगे माइनस, बस आपको इतना करना है। जैसे उसने कह दिया अपवर्ड एक्सलेशन तब तो जी प्लस ए, लेकिन अगर उसने कह दिया अपवर्ड रिटार्डेशन तो बस ए को रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा। तो वही नीचे यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये ध्यान देना रहेगा आपको क्वेश्चन करते समय कि क्या दिया गया एक्सलेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं द लिफ्ट इज एक्सलेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सलेशन ए। अब देखो यहाँ पर एक्सलेटिंग डाउनवर्ड है, एक्सलेट अगेन कर रहे हैं लेकिन अब की बार डाउनवर्ड। तो देखो v और a दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाए गए हैं। ठीक है, द लिफ्ट इज एक्सलेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सलेशन ए, डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और विद एक्सलेशन क्या है वहां पर a के बराबर। तो आप यहां पर देखो r की वैल्यू और mg वैसे ही है, t और mg सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे दिखा दिया गया। बस इसमें ये कंडीशन जो दिखाई गई वेलोसिटी और एक्सलेशन, यही यहां पर आपको इसी के बेसिस पर आपको यहां पर इक्वेशन लिखनी। तो अब आप इक्वेशन यहां पर लिखेंगे तो आपको r लिखना है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, एक्सलेशन की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, तो ये mg इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक्सलेशन की डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे mg माइनस आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे तो r इधर ले जाओगे ma इधर लाओगे, तो हम ऐसे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू mg माइनस ma हो जाएगा, दैट मीन्स r इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस a। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा एपरेंट वेट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगर हम ए इफेक्टिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी माइनस ए, सिमिलर यहां पर लिख लो जल्दी से।
तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई, ये एपरेंट वेट हो गया और ये हो गई टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है, एम जी माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा एम जी माइनस ए। तो आप इनको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं इन सभी केसेस को, ठीक है। अभी हम लोग एक बार समराइज कर लेंगे बाद में। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अब जैसे ये भी वही कंडीशन, मान लिया आप फोर्थ फ्लोर पर आ गए, अब फोर्थ से आपको फिर से ग्राउंड फ्लोर पर जाना है, तो जब आप चलेंगे तो डाउनवर्ड, तब तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जब वो ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकने वाली होगी तब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रुकने से पहले वो ब्रेक की कंडीशन, वही ब्रेकिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, तो रिटार्डेशन की कंडीशन होगी। और रिटार्डेशन है, अगर उसने आपसे कह दिया लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद रिटार्डेशन, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ए को रिप्लेस कर देना है माइनस ए से। तो अगर यहां पर ए को रिप्लेस करेंगे माइनस ए से तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहां पर रिप्लेस करेंगे माइनस ए से प्लस। तो आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा सीधा सीधा पूछा जाए, आपसे ये कहा जा सकता है कि जैसे कोई भी पर्सन जब लिफ्ट के अंदर बैठा और लिफ्ट ने चलना स्टार्ट किया, तो वो आपसे ये भी कह सकता है कि लिफ्ट जाती है ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पर। तो जब उसने चलना स्टार्ट किया और जब वो रुकी, तो उसने उसके नाम दे दिए कि ए पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया था और बी पॉइंट हो गया हमारा फोर्थ फ्लोर जहां पर वो रुकेगी जाकर। तो जस्ट ए पॉइंट पर उसका वेट क्या होगा और बी पॉइंट पर क्या होगा। अब उसने ऑप्शन ऐसे बना दिए कि ए पॉइंट पर जो वेट होगा वो ग्रेटर देन mg होगा या लेस देन mg होगा, और बी पॉइंट पर वेट ग्रेटर देन mg होगा या लेस देन mg होगा, जबकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये कंडीशन ऊपर से नीचे वाली, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम कैसे जा रहे हैं, ऊपर। तो अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक गए, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फोर्थ फ्लोर है, तो यहां तक आ रहे हैं। तो उसने आपसे कहा कि यहां से यहां जब ये जाएगी लिफ्ट, तो अगर उसने चलना यहां से स्टार्ट किया तो जिस समय वो चलेगी और जिस समय यहां रुकने वाली कंडीशन में होगी ना, जब यहां पर बी पर, तो यहां एक्सलरेट करेगी और यहां रिटार्ड। तो आप सोचो यहां पर जो उसका वेट होगा वो ग्रेटर देन रियल वेट होगा, mg प्लस ma आ रहा था, मतलब ग्रेटर देन mg हो जाएगा। और जब वो रुकेगी तो आप रिप्लेस करेंगे ए को माइनस ए से, मतलब रिटार्डेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो जब ए को रिप्लेस करेंगे, यहां रुकने वाली होगी माइनस ए से, तो mg माइनस ए में हो जाएगा, मतलब उसका वेट, एपरेंट वेट जो उसका रहेगा वो उसके रियल वेट से कम हो जाएगा। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पे रुकने वाली है, तो वेट क्या होगा, ग्रेटर देन mg या लेस देन mg। तो लेस हो जाएगा, जा भले ऊपर रही, एक्सलेट ऊपर की तरफ कर रही थी, लेकिन रुकने वाली कंडीशन में तुरंत पलट जाएगा ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो चीजें बताई गई उनको ध्यान से समझ लो, जो चीजें बताई गई, और जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको समझो कि वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे वाली कंडीशन में आ जाएगा, जब लिफ्ट यहां पर जैसे आ तो ऊपर से नीचे रही, लेकिन उसने कहा जब वो ग्राउंड फ्लोर पर रुकेगी जाकर तो उस समय उसका वेट उसके एपरेंट वेट से ज्यादा होगा या कम, ज्यादा हो, क्योंकि जब वो यहां रुकने वाली कंडीशन में होगी तो एक तरह से रिटार्डेशन ये हो जाएगी ना कंडीशन रिटार्डेशन की, और रिटार्डेशन में रिप्लेस करेंगे ए को माइनस ए से, तो यहां पर हो जाएगा प्लस, यानी कि mg प्लस ma हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि डाउनवर्ड की कंडीशन में तुरंत उठा के लिख दिया mg माइनस ए, तो mg माइनस ए लिख दोगे तो डाउनवर्ड में हमेशा करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर वो सेंटेंस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है। उसने ये नहीं पूछा कि डाउनवर्ड वो एक्सेलरेट करे, उसने कहा कि वो यहां से चली और यहां रुकने वाली है। तो जब रुकने वाली कंडीशन में होगी, जिस समय वो रुकेगी उसके जस्ट पहले उसका वेट क्या होगा, तो वो ग्रेटर देन mg हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसीलिए ये पॉइंट आपको लिखवा दिए गए यहाँ पर कि अगर वो रिटार्ड की कंडीशन में आ गई लेकिन डाउनवर्ड जा रही तो mg माइनस ए नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, जो कि इसमें था, इसका उसमें फॉर्मूला चला जाएगा, उसका फॉर्मूला इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि वैसे बताने में हो जाता है कंफ्यूजन। तो आपको करना कैसे, आप सीधे इसको याद रखो कि जैसे उसने कहा अपवर्ड, तो आप सीधे ये इक्वेशन लिखो पहले, ठीक। फिर आप ये सोचो लिखने के बाद कि एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन, तो अगर एक्सेलरेशन है तो ये साइन प्लस ही रहने दो, और अगर रिटार्डेशन है तो इसको माइनस कर दो। ऐसे ही यहां पर अगर डाउनवर्ड की कंडीशन है तो पहले लिख लो आप mg माइनस से, बिना कुछ सोचे समझे लिख लो, और उसके बाद देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहां पर एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन है तो जो है वही लिखा रहने दो, रिटार्डेशन है तो माइनस ए इसको कर दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में कुछ और भी चीजें होती हैं,
जैसे यहाँ पर आप देखो कि जो भी डाउनवर्ड जब जाएगा तो उसका जो रियल वेट है वो mg है, लेकिन एपरेंट वेट mg माइनस ma हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन और जनरेट हो जाती है, जैसे मान लिया कभी आपने सोचा कि चलो वेट मेजर ही कर डालते हैं, लिफ्ट इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया लिफ्ट का केस, तो मेजर करने गए। अब मेजर करने की कंडीशन में मान लिया जिस दिन मेजर करें उसी दिन का दिन हमारा खराब था। जैसे हमने वेग मशीन रख के प्रेस दबाया बटन, फिर तुरंत वहां पर क्या हुआ कि सपोज के लिए केबल ही टूट गया, ठीक है। अब केबल टूट गया तो पता हमें कैसे चलेगा, पता तो तुम्हें चली जाएगा तुरंत, क्योंकि जब केबल टूटेगा ना तो उसका स्पीड उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो फ्री फॉल कंडीशन में हो जाएगी। तुम्हारी आंखें सब बाहर निकल आएंगे, ऐसे दांत ऐसे हो जाएंगे, बाल खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये कंडीशन उस समय की होगी जब उसका वायर टूटेगा, ठीक है। तो वायर गया टूट, अब वायर टूटेगा या किसी भी तरह से अगर ऐसा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा जी। इफ लिफ्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड विद a is equal to g due to breaking of cable supporting the lift or any other mean, मतलब कैसे भी a की वैल्यू g हो जाए, चाहे वो केबल ब्रेक हो जाए और चाहे कोई और कारण रहा हो, बस अगर a g के बराबर हो गया तो सोचो क्या होगा, r is equal to m g माइनस जी, और g माइनस जी का मतलब जीरो, यानी कि एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। हमें कोई वेट अपियर नहीं होगा। Thus in a free falling lift the person will experience a state of weightlessness, ठीक है। वेटलेसनेस की कंडीशन वहां पर हमें फील होती है। जैसे अगर आप एक मान लिया दीवार है, उसके ऊपर खड़े हुए, मान लिया 6-7-8 फुट की दीवार है, उसके ऊपर खड़े हुए और आप अपने ऊपर कुछ बॉक्स वगैरह लेकर खड़े हुए हैं, तो उस समय आपको बॉक्स का वेट फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां से जंप कर जाओ, बॉक्स लेके कूद गए आप, तो जिस समय आप एयर में होंगे उस समय उस बॉक्स का वेट कितना आपको फील होगा, जीरो। कोई वेट आपको फील नहीं होगा, क्योंकि उस बॉक्स के लिए भी तो यही कंडीशन होगी ना। तो उस बॉक्स का ना तो कोई एक्शन होगा और ना ही रिएक्शन होगा, तो उस समय आपको कोई भी वेट उसका फील नहीं होगा। लेकिन जब गिरोगे तब फिर से फील होगा, अच्छे से फील होगा वो भी। तो ये कंडीशन आ गई ना। तो ऐसी सिचुएशंस और भी जैसे होती हैं कि ये जो वेटलेसनेस की कंडीशन है, जैसे वो होता है ना, वो जो झूला होता है एक बड़ा वाला, बैठे उस पे, हाँ, तो उस पे भी ऐसे ही कुछ फील, हालांकि वो फ्री फॉल कंडीशन नहीं होती है, लेकिन फीलिंग आती है अच्छी खासी। मैं तो एक ही बार बैठा था लाइफ में, दोबारा मुझे उसका फील नहीं लेना था, बहुत गंदा फील आता है। नीचे से ऊपर जाता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे वो वो वाली वो वाली कंडीशन बहुत बेकार होती है, ठीक है। तो उसमें वो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती। हाँ, एक बार और ऐसे वहां भी, मतलब उसमें डर भी लगता है कि पता लगा वो घूम रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, किसी ने कुछ ज्यादा अपना मेला वगैरह लगाओ तो उसमें लगता है ना, ज्यादा अपना खा पी ले, चाट पकौड़ी बतासे था, फिर जब ऊपर से हुआ सब बाहर आ गया, तो वहां पर भी कुछ ऐसी गंदी सी फीलिंग आती है। तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन वैसे ही कुछ फीलिंग आती है वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ये जो पॉइंट लिखा गया, इस पॉइंट को जरा जरूर समझ लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे लिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अरे इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें तो बस वही करना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ऐसा टेस्ट में हमने 1-2 बार दिया है और कई लोगों के गलत हो जाते हैं, जबकि होता कुछ नहीं। जैसे पूरा क्वेश्चन दे दिया कि एक मैन एक लिफ्ट के अंदर है, वेग मशीन पे खड़ा है, मैन का इतना मास है एंड सो ऑन, वो लिफ्ट ऐसे नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, सब कुछ पूरी कहानी लिखकर बढ़िया से दे दी है। लास्ट में धीरे से पूछ लिया गया व्हाट इज रियल वेट ऑफ मैन। अब पूछा तो रियल गया, तो यहां तो हमने रियल पर फोर्स कर दिया, आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया कि रियल पूछा जा रहा है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं एग्जाम में तो वहां कोई बताने वाला तो होता नहीं, हम ही को पढ़ना है, हम ही को सोचना है। तो हमारे दिमाग में वो, जब तक हम पूरी कहानी पढ़ते हैं ना तब तक फार्मूला भी आ जाता है दिमाग में, वही वाला लगाना है, mg डाउनवर्ड अगर जा रहे हैं तो mg माइनस है, तुरंत फॉर्मूले में रखा, वैल्यू निकाल दे। लेकिन उसने पूछा क्या था, रियल वेट थोड़े बदल जाएगा। रियल वेट अगर उसका mg है तो वो mg ही तो रहेगा ना। लिफ्ट के अंदर अगर आपका, अभी हमने बताया था ना कि अगर आप 60 किलोग्राम के हैं तो एक्चुअल में तो 60 ही रहेंगे ना, आप चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, एपरेंट वेट सिर्फ चेंज होगा। तो अगर रियल पूछे तो पूरा डेटा जितना भी दिया गया वो सब बेकार है। अगर उसने आपको दे रखा है उसका रियल वेट 60 किलोग्राम है तो वो 60 ही रहेगा,
वो जो भी डेटा दिया गया उसका कोई यूज नहीं, इसलिए लिख दिया गया है इन ऑल अबव केसेस ट्रू और रियल वेट विल बी इक्वल टू mg। ठीक है, इसके बाद एक ये पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है आपको, तो यहां पर भी आगे वाले केस में भी आएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी रोप लेते हैं, कोई रस्सी ले आप, तो अगर आप उस रस्सी को खींचें तो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, अब थोड़ा सा फोर्स लगाकर आपने खींचा लेकिन वो नहीं टूटी, फिर आप उस फोर्स को बढ़ाते चले गए, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में तो टूट जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं चाहे जितना फोर्स लगा दो उसमें नहीं टूटेगी, कहीं ना कहीं जाकर वो ब्रेक करेगी। तो एक स्ट्रिंग के ऊपर अगर आपने दोनों तरफ यहां पर फोर्स लगा रखा है और वो सपोज कर लिया हम 80 न्यूटन तक ले गए तब भी नहीं ब्रेक हुई, लेकिन 80 से ऊपर पहुंचाया, मान लिया हम 90 तक पहुंच गए तब भी नहीं ब्रेक हुई, 100 तक पहुंच गए तब भी ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने 100 न्यूटन से जरा सा भी फोर्स लगाया वो तुरंत यहां पर कहीं ब्रेक हो गए। तो इसका मतलब उसने कितनी वैल्यू तक वहां पर बियर कर लिया फोर्स को या टेंशन को, 100 तक, मतलब 100 न्यूटन तक तो उसने बेयर कर लिया, लेकिन 100 न्यूटन के बाद अगर उसमें हमने 0.1 भी जोड़ दिया या 0.01 भी जोड़ दिया तो टूट गई। इसका मतलब 100 न्यूटन से ज्यादा वो बेयर नहीं कर पाएगी। तो जितना मैक्सिमम बेयर कर लेगी ये स्ट्रिंग फोर्स यहां पर या टेंशन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोल देते हैं। द मैक्सिमम टेंशन विच अ स्ट्रिंग कैन बेयर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए जितनी मैक्सिमम टेंशन वो बेयर कर लेगी उसी को हम क्या कह देंगे, इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इट इज फाइनाइट फॉर अ स्ट्रिंग एंड डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल एंड डायमेंशंस। तो ये जो पॉइंट है आगे वाला, तो ये अभी आप सिर्फ याद कर लो कि ये किसी भी स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट होगी और क्या होगा, डिपेंड्स मटेरियल पर डिपेंड करेगी और उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करेगी। लेकिन ये पॉइंट हम लोग समझेंगे आगे बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी में ये पॉइंट आएगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कैसे ये डिपेंड करेगी। ठीक है, वहां पर बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड पढ़ेंगे बट अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सिर्फ हमें इतना समझना था कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम टेंशन जो कि एक स्ट्रिंग बेयर कर सकती है बिना टूटे हुए। ठीक है, चले तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हम लोगों ने केस पढ़ा है इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पहले करेंगे एंड देन हम लोग अगले केस पर आएंगे। ठीक, रोप ऑफ लिफ्ट इज 1000 किलोग्राम वेट व्हेन एट रेस्ट, व्हेन इट इज इन मोशन द टेंशन रिमेन्स अनचेंज। मतलब जब वो मोशन में आ जाती है तब भी टेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेंशन रिमेन्स अनचेंज। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, यहां से हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है या लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट की कंडीशन किसी में दिया गया था ना, इसमें थोड़ा छूट गया, और इज एट रेस्ट। तो क्या होगा इसमें, अनचेंज की कंडीशन जो टेंशन की है तो दोनों में रहती है ना, कि अगर यहां पर लिफ्ट अनएक्सलेटेड है मतलब अगर वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में, दोनों में रहती, तो फिर ये थर्ड वाला कैसे सही हुआ, क्योंकि लिफ्ट पहले ही कह दिया गया है व्हेन इट इज इन मोशन। तो यहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को कि यहां पर ये वाला ऑप्शन सही होगा फोर्थ, लेकिन फोर्थ नहीं होगा, थर्ड वाला आंसर ही सही होगा, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि देखो वैसे यहां पर तो दोनों ये वाला आंसर सही होता, लेकिन उसने पहले ही कह दिया कि पहले वो रेस्ट में और फिर वो मोशन में। तो जब उसने पहले ही बता दिया कि ये चीज मूव कर रही है और उसकी टेंशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, वहां पर फिर रेस्ट की कंडीशन हम इन्वॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि उसने तो कह दिया ना कि वो मूव कर रही, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन ऐसे बनाया गया होता कि टेंशन इन, यहां पर जैसे ये जो लिखा गया है टेंशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया होता कि एक लिफ्ट मूव कर रही है लेकिन उसकी मतलब एक लिफ्ट है जिसकी जो कनेक्टिंग रोप है वहां पर जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब उसने सिर्फ कह दिया एक लिफ्ट की
जो कनेक्टिंग रोप है वहां पर उसकी टेंशन में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तब आप इसमें से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? क्योंकि अब की बार उसने ये नहीं कहा कि वो रेस्ट में मूव कर रही, उसने कह दिया बस उसकी टेंशन चेंज नहीं हो रही, तब फिर क्या आंसर होगा? फोर्थ होगा, क्योंकि तब वो रेस्ट में भी हो सकती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है। लेकिन यहां पर उसने पहले से बता दिया मोशन में है, इसलिए आप रेस्ट वाली कंडीशन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ करना था नहीं, थर्ड वाले को आपको टिक कर लेना। देखो जो भी हम लोगों ने अभी केसेस पढ़े हैं तो उसमें तमाम सारी चीजें आपको बताई गई, लेकिन अगर आप इन शॉर्ट उसको देखो तो वो 3 लाइन का है सिर्फ, जो भी चीजें आपको बताई गई। पहली जो कंडीशन है अनएक्सलेटेड की कंडीशन, ऐसे शॉर्ट में बता देते हैं, अनएक्सलेटेड की कंडीशन है तो उसमें r इज इक्वल टू क्या था? mg। और दूसरी कंडीशन है जिसमें अपवर्ड मोशन था तो उसमें क्या था? mg प्लस ए। और जो तीसरी कंडीशन थी वो डाउनवर्ड थी, उसमें क्या था? r इज इक्वल टू mg माइनस ए। ठीक है, तो आपको इसी चीज को बस याद कर लेना, बस यही तो 3 चीजें थी। और उसके बाद एक बता दिया गया था कि अगर वो ब्रेक हो जाता है उसका केबल जो है, तो यहाँ पर ए की जगह जी, तब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उसके अलावा आपको ये बताया गया था कि अगर एक्सलेशन की बजाय रिटार्डेशन आ जाए तो साइन चेंज कर देना, लेकिन मेन 3 ही फार्मूले तो थे। तो आप इसको कर भी सकते हैं तुरंत, कौन सा बहुत बड़ा डेरिवेशन था, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं। तो कई चीजें होती है ना कि भले डेरिवेशन छोटा है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम सिंपल अनएक्सलेटेड की कंडीशन देख रहे हैं तो r इज इक्वल टू mg, अपवर्ड और डाउनवर्ड की कंडीशन में तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कई बार कुछ लोग भूल जाते हैं कि अपवर्ड में प्लस था या डाउनवर्ड में प्लस था। तो अप का मतलब एक तरह से ऊपर जाना, यानी कि हम उसको बढ़ने से ले सकते हैं, मतलब हम अपने समझने के लिए उसको बना लें कि अप का मतलब इंक्रीमेंट और डाउन का मतलब डिक्रीमेंट। तो अप का मतलब इंक्रीमेंट मतलब प्लस कर दिया, और डाउन का मतलब डिक्रीमेंट मतलब माइनस कर दिया। तो ऐसे करके आप याद भी रख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अप मतलब प्लस कर दो और डाउन मतलब माइनस कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप डायरेक्टली याद रखेंगे और सीधे सीधे हम लोग यूज करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इज 3:2। देखो क्या कहा उसने, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, स्टेशनरी लिफ्ट की कंडीशन एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेशियो दिया है 3:2। द वैल्यू ऑफ ए इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या जाएगा? सेकंड। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो स्टेशनरी लिफ्ट की कंडीशन है उसमें वेट क्या होगा? mg होगा, और डाउनवर्ड की कंडीशन में mg माइनस ए हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। यही तो दिया गया आपको। आप यहां से m को कैंसिल कर दो और फिर आप यहां से a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2g इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3g माइनस 3a हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू, ये इधर लाएंगे g हो जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 3। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। In an elevator moving vertically up with acceleration g, the force exerted on the floor by passenger of mass m is, क्या होगा? फोर्थ। देखो उसने क्या कहा, एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप, तो जैसे एक एलिवेटर है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, विद एन एक्सेलरेशन जी, ए की वैल्यू यहां पर जी के बराबर दी गई। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय अ पैसेंजर, जैसे एक पैसेंजर है यहां पर और वो खड़ा है, तो वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है, फ्लोर पर कितना फोर्स लगाएगा। तो एक तरह से फ्लोर पर वो क्या लगाएगा? एक्शन। तो ये एक्शन ही वो पूछ रहा है, लेकिन हमें पता है एक्शन किसके बराबर होता है? रिएक्शन के बराबर, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसे कह देंगे, एक्शन वो पूछ रहा है तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होते हैं, तो कभी डायरेक्शन की बात आए तो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, देख लेना क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अभी आएगा भी डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन, तो आर आ गया। अब आर की वैल्यू चूंकि अपवर्ड जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एम जी माइनस ए या प्लस?
अप है तो प्लस हो जाएगा, तो g प्लस ए हो जाएगा। तो यहां पर कैपिटल एम रख दिया, g और a की वैल्यू भी उसने g दे रखी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2m। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन देखो, इसमें जीरो भी दिया गया, मतलब आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया कंफ्यूजन में या जल्दबाजी में, कि आपने देखा एक्सलेशन तो g के बराबर है, तो वो दिमाग में आ गया एक्सलेशन g के बराबर है तो a इज इक्वल टू g, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो फ्री फॉल कंडीशन, लेकिन फ्री फॉल कंडीशन यहाँ तो है नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है ना, नीचे की तरफ होता तो आंसर कौन सा होता, तब ये वाला आंसर यहाँ पर हो जाता थर्ड वाला। ठीक है, A person of mass 60 kilogram is inside a lift of mass 940 kilogram and presses the button on control panel. The lift starts moving upward with an acceleration 1 meter per second square, G10 दिया गया है। The tension in the supporting cable is, क्या आएगा थर्ड। देखो अब उसने सपोर्टिंग केबल के लिए बात की, हालांकि हम लोगों ने सपोर्टिंग केबल के बारे में तो कोई डिस्कशन किया नहीं था, लेकिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि सपोर्टिंग केबल का केस वैसा ही होगा जैसा वो अंदर पेंडुलम का दिखाया गया था। जैसे यहां पर क्या है कि इसके अंदर पर्सन्स भी होंगे, जो भी यहां पर, तो उसने कहा पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम, तो ये 60 का हो गया और ये कितना है 940। ठीक है, 940 किलोग्राम। तो एक्सलेशन आपको दिया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर पूरे को काउंट कर लो ना एक जैसा, जैसे वो पेंडुलम वाली जो कंडीशन थी वैसे यहाँ पर, तो इस पूरे का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा m। इसके लिए अगर हम m देखें तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे 60 प्लस 940। तो अब हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो हमें पहले से पता है। तो यहाँ पर उसने टेंशन आपसे पूछा है क्या हो जाएगा, तो टेंशन जो T है चूंकि अप जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा G प्लस ए, यानी कि हम लिखेंगे M G प्लस ए। तो आसान क्वेश्चन है सर। 1000, G की वैल्यू 10 और A की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 11000। नोट कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A lift is going up. The total mass of the lift and the passenger is 1500 kilogram. The variation in the speed of the lift is as given in the graph. The tension in the rope pulling the lift at T is equal to 11 सेकेंड पर उसने टेंशन आपसे पूछा है। और देखो यहाँ पर ऊपर उसने कह दिया लिफ्ट इज गोइंग अप। ठीक है, गोइंग अप की कंडीशन है और टोटल मास उसने आपको दिया है 1500 किलोग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल मास जो दिया गया है वो दिया गया है 1500 किलोग्राम, और जो यहाँ पर कंडीशन है वो अप की और t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पर उसने आपसे पूछा है। तो हम सबसे पहले अभी और कुछ नहीं देखेंगे कि 11 सेकेंड पर क्या होगा, क्या कंडीशन है, हम जस्ट यहाँ पर अप की कंडीशन पहले लिख लेंगे। तो अप की कंडीशन उसने आपसे क्या पूछा यहाँ पर, द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट, वही केबल वाली कंडीशन है। तो T इज इक्वल टू अप की कंडीशन में क्या लिखते हैं G प्लस ए। तो हमें M पता है, G की वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे और A जो यहाँ पर है वो हमें देखना है। अब आप देखो उसने आपको यहाँ पर दिया है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये V हो गया और ये यहाँ पर टाइम दिया गया है तो VT ग्राफ हो गया। लेकिन उसने आपको यहाँ पर दिया है 11, मतलब T इज इक्वल टू 11 सेकेंड पर उसने पूछा। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि 11 सेकेंड यहाँ पर कहाँ पड़ेगा और उससे रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट कहाँ होगा, ये तो कुछ उसने दिया ही नहीं। लेकिन आप सोचो उसकी आपको जरूरत ही क्या है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी आपको उसमें टेस्ट में भी शायद हमने दिया था और उससे पहले उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन में भी दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, जो ग्राफ की कंडीशन थी उसके हिसाब से। तो ग्राफ में आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको 11 सेकेंड पर एक्सेलरेशन चाहिए, भाई ए की वैल्यू तो चाहिए, वही यहाँ रखना है। तो यहां से लेकर 10 से लेकर, मतलब ये 10 से लेकर 12 तक ये जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही कांस्टेंट है तो चाहे वो 11 कहे और चाहे वो 11.2 कह दे, चाहे वो 10.9 कह दे, क्या फर्क पड़ना, सब कहीं यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन रहेगा तो सेम ही ना।
क्योंकि जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब 10 से 12 के बीच में वही एक्सलेशन रहेगा सब कहीं। तो चाहे आप पूरे का स्लोप निकालो चाहे कहीं का निकालो, तो कहीं का निकालना हमारे प्रॉब्लम है, लेकिन हम पूरे का तो निकाल सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ, उसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सलेशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे थीटा और ए की वैल्यू बताओ, प्लस लिखे या माइनस, माइनस, क्योंकि इधर से दिखाया गया, तो आप लिखेंगे माइनस टेन थीटा। अब ये जो हाइट है वो आपको कितना दिया गया है, 3.6, और ये कितना हो जाएगा 2, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माइनस 1.8। ए की वैल्यू माइनस में आई है, सीधे उठाकर यहां रख दो, क्योंकि माइनस का मतलब रिटार्डेशन की कंडीशन होगी ना, तो रिटार्डेशन में ए प्लस को माइनस में ही तो रखना होगा ना, तो वो जो माइनस आया उसी को यहां पर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1500, और जी की वैल्यू यहां पर 9.8 ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है, और ए की वैल्यू 1.8, तो ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाएगा 8। तो इसमें कुछ लोग एक गलती भी कर देते हैं। वो गलती ये है कि उनको लगता है यहाँ पर तो माइनस आ गया, तो वो यहाँ पर देखते हैं कि माइनस का मतलब होगा रिटार्डेशन, तो वो पहले ही यहाँ माइनस कर देते हैं कि माइनस में हमें बताया गया था कि ए को हमें माइनस कर देना है, तो पहले हम माइनस कर देते हैं और फिर ये वाली वैल्यू भी माइनस में उठा के यहाँ रख देते हैं। तो दो बार माइनस रख दिया ना, तो फर्क क्या पड़ा, प्लस था प्लस ही फिर हो जाएगा। तो समझ गए ना, दो बार नहीं आना चाहिए। अगर रिटार्डेशन की कंडीशन है तो बस यहाँ पर जी माइनस ए होगा। तो जब आपने ए की वैल्यू माइनस में निकाल ही ली है, मतलब रिटार्डेशन की कंडीशन, तो उसको उठाकर सीधे यहाँ पर रख दिया गया माइनस में, सबट्रैक्ट करके यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, जैसे अगर हम इसको स्यूडो फोर्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, स्यूडो फोर्स भी आगे पढ़ेंगे, लिफ्ट के केस में वो भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, बट हमें जरूरत नहीं, हम लोग उसको रियल फ्रेम से ही सॉल्व कर लेते हैं, आसान रहता है, ठीक है। स्यूडो फोर्स क्या है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग आगे उसको समझेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये कई जगह पर उसी स्यूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया जाता है, मिल जाएगा आपको, लेकिन हम इसे आपको दूसरी तरीके से बता रहे हैं। जो हम तरीका आपको बता रहे हैं उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में, जस्ट जो लिफ्ट का केस हम लोगों ने याद किया है उसी का यूज करके बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें चेंज क्या क्या हो सकता है, जैसे ऐसे ही आपको उसने एक दे दिया इंक्लाइन प्लेन लिफ्ट के अंदर, और इसमें एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पर, अब ये स्लाइड कर रहा है यहाँ पे, तो लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो सारे केसेस हो सकते हैं ना, लिफ्ट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, एक्सलेट कर सकती है, और नीचे की तरफ भी कर सकती है, लिफ्ट अपवर्ड रिटार्ड भी कर सकती है और डाउनवर्ड रिटार्डेशन भी आ सकता है। तो अगर हमने इस केस को समझ लिया तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि हमें करना इसमें एक्चुअल में क्या होगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं। आई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल, ये जो प्लेन दिया गया है इसकी लेंथ आपको दी गई है एल, हैविंग इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज इनसाइड अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए नॉट। तो ये जो यहाँ पर है इसको रखा गया एक लिफ्ट के अंदर, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही कितने एक्सेलरेशन से, ए नॉट से। फाइंड द टाइम टेकन अ बॉडी टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम रेस्ट। अगर इसको हम रेस्ट से छोड़ दें तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया, समझ गए ना। आई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल हैविंग इंक्लाइनेशन, यहाँ पर थीटा था, विद द हॉरिजॉन्टल इज इनसाइड अ लिफ्ट। तो समझ गए ना कि ये पूरा जो केस दिया गया है इसमें इसको यहाँ पर u इक्वल टू 0 से आप छोड़ देंगे, तो उसने कहा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा आपको निकालना है, जबकि जो ये इंक्लाइनेशन है इसकी लेंथ आपको दी गई है l के बराबर। अब आप यहाँ पर सोचो कि अगर ये स्लाइड करेगा यहाँ पर u इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, स्ट्रेट लाइन ही तो मोशन होगा इसका, सीधे स्ट्रेट ही तो आएगा नीचे की तरफ। तो आपको पता है कि इंक्लाइनेशन का केस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो वहां पर हमने इक्वेशन तो वही अप्लाई की थी ना, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसी इक्वेशन का हमें यूज करना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा था इंक्लाइनेशन के लिए, तो वहां पर हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ा था इसका, वो क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, g साइन थीटा था, ठीक है।
क्यों जी साइन थीटा था? क्योंकि इसका जो डाउनवर्ड इफेक्टिव एक्सलेशन था वो क्या था? जी था, जी था ना, mg था ना वहां पर, तो m से तो कोई मतलब है नहीं, हमें एक्सलेशन लिखना है, तो g था और उसी का ये कंपोनेंट था g साइन थीटा। तो ये जो डाउनवर्ड एक्सलेशन था यही था ना वहां पर अकेला, तो इसी को हमने इफेक्टिव एक्सलेशन बोल दिया यहां पर g के बराबर। लेकिन यहां देखो, अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ a नॉट से जा रही, तो जो यहां पर इफेक्टिव एक्सलेशन होगा वो क्या होगा? g प्लस या g माइनस? इफेक्टिव एक्सलेशन जब लिफ्ट में, आप उसको मत देखो ब्लॉक वगैरह को, आप ये सोचो कि ये जो मैन था ये जब ऊपर की तरफ जा रहा था यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए हमने इक्वेशन क्या लिखी थी? m, तो इसी को तो इफेक्टिव बोला गया था। तो यहां पर वैसे तो g होता, लेकिन यहां पर जो a इफेक्टिव होगा, a इफेक्टिव वो क्या होगा? g प्लस a होगा। और हमने बताया था इफेक्टिव का मतलब डाउनवर्ड ही लेंगे उसे, कि अगर g ना होकर क्या हो? g प्लस a, तो रिजल्ट वही सेम आता है। तो यहां पर जो इफेक्टिव एक्सलेशन होगा वो लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आ गया कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ a नॉट से जा रही है तो इसका जो डाउनवर्ड एक्सलेशन होगा इफेक्टिव वो क्या हो जाएगा? g प्लस a। मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर यहां पर ये था g, तो इधर का जो कंपोनेंट था वो क्या था? जी साइन थीटा। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि इधर का कंपोनेंट बिना कुछ सोचे समझे लिख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। लिखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एंगल हमें पता है थीटा हो जाएगा, तो अगर ये जी प्लस ए नॉट है तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा जी प्लस ए नॉट साइन थीटा और उधर का हो जाएगा कॉस, उससे हमें लेना देना है नहीं कुछ। तो इधर का जो एक्सलेशन आया वो क्या आ गया? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, इसी को हम क्या कह देंगे? दिस इज ए। ठीक है, ए हो गया। मतलब जब हम इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन को यहां रखते, मतलब सिंपल ग्राउंड पर रख देते, तो इधर की तरफ उसका एक्सलेशन कितना? जी साइन थीटा। लेकिन अगर हम लिफ्ट के अंदर रखेंगे और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रही है, तो वही एक्सलेशन जी साइन थीटा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही। अगर यही लिफ्ट नीचे की तरफ ए नॉट से जा रही होती, जी माइनस ए नॉट साइन थीटा हो जाता। और अगर ऊपर की तरफ जा रही होती लेकिन रिटार्डेशन, तो जी माइनस ए नॉट। समझ गए ना क्या करना है? तो हमें ये एक्सलेशन मिल गया। अब ये एक्सलेशन अगर मिल गया तो हमारे पास फार्मूला क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी उसने कहा है 0 रखना है, ठीक है, u इज इक्वल टू 0, तो यहां से t हो जाएगा रूट 2s डिवाइडेड बाई a। अब आप यहां पर s की वैल्यू पता है, l रखना है हमें, क्योंकि उसने l दे रखा है ना ये, और जो a है वो हमें उसने क्या दिया है? g प्लस ए नॉट साइन, बस ये इसका आंसर। फर्स्ट भी सुनाई पड़ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी आ गया। Block A is 0.5 kilogram and B is 2 kilogram. What force is exerted by the block A on the block B? देखो A के द्वारा B पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, वो पूछा गया। फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑन द ब्लॉक B, ठीक है, ऑन द ब्लॉक B। तो इसमें आपको A का भी मास दिया गया है 0.5 किलोग्राम और B का दिया गया है 2 किलोग्राम। तो जो A है उसका मास कितना है? कितना दिया गया? 0.5 एंड 2, 0.5 किलोग्राम है और ये है 2 किलोग्राम। अब उसने आपसे कहा है A के द्वारा B पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें ये चीज पता है कि A जो है वो B पर अपना वेट नहीं लगाएगा, एक्शन करेगा। अगर वेट लगाता तब तो 0.5 इंटू जी हो जाता, लेकिन यहां पर 0.5 जी कर दोगे गलत हो जाएगा, एक्शन करेगा ये, तो इस पर होगा एक्शन, और जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है, आर के बराबर। ठीक, तो हमें ये आर पता करना है, क्योंकि एक्शन भी आर के बराबर ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो हमें ये आर पता करना। अब आर की बात करें तो हमें इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लिफ्ट का ही केस है और डाउनवर्ड एक्सलेशन दिया गया ना, डाउनवर्ड,
तो फिर डाउनवर्ड की कंडीशन में क्या लिखते हैं, एम जी माइनस ए, ये लिखते हैं ना। जी की वैल्यू यहां पर 10 दे रखी है आपको, तो हम लोग यहां पर एम रखेंगे भाई, ए जो है ए पर रिएक्शन देख रहे हैं ना, तो अगर ए पर रिएक्शन देख रहे हैं तो ए के लिए हम लोग रखेंगे यहां पर मास कितना 0.5, जी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 माइनस 2 8 और 8 इंटू 5 यानी कि आ जाएगा 4 न्यूटन। अब ये 4 न्यूटन आर की वैल्यू है, लेकिन उसने आपसे कहा है फोर्स बाई ए ऑन बी, ए के द्वारा बी पर, तो ए बी पर ऊपर की तरफ थोड़े फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, डाउनवर्ड लगाएगा। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट या थर्ड में से ही कोई सही होना था, अप वाले तो वैसे ही नहीं सही होने थे, ठीक है, वो तो ऐसे पता चल गया। तो फर्स्ट और थर्ड में से होना था, क्योंकि फोर्स लगना था ए के द्वारा बी पर डाउनवर्ड। तो यहां पर जो रिजल्ट निकल कर आया है वो क्या है 4 न्यूटन, तो ये हो जाएगा। देयरफॉर हम ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, फोर्स बाई ए ऑन बी इज इक्वल टू एक्शन, एक्शन हमें बताना, तो एक्शन कितना हो जाएगा 4 न्यूटन डाउन, 4 न्यूटन डाउनवर्ड। तो 4 न्यूटन डाउनवर्ड यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जैसे ये एक यहाँ पर टेबल दी गई और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया 3 किलोग्राम का। अब उसने कह दिया टेबल एक्सलेटेड अपवर्ड विद एक्सलेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है 3 मीटर से, या टेबल एक्सलेटेड डाउनवर्ड विद एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज इन द फ्री फॉलिंग कंडीशन, और फ्री फॉलिंग कंडीशन में तो उसने कहा फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द टेबल, टेबल के द्वारा ब्लॉक पर लगाए जाने वाला फोर्स, यानी कि वो क्या जानना चाह रहा है, रिएक्शन। टेबल के द्वारा ब्लॉक पर ही तो लगेगा, ब्लॉक के द्वारा टेबल पर होगा एक्शन और टेबल के द्वारा ब्लॉक पर होगा रिएक्शन। तो ये आपको आर निकालना है तीनों कंडीशन में, तो जस्ट फार्मूला बेस्ड है। पहले का आंसर क्या आएगा 13, दूसरे का 18, 24 कहां से आ गया, और ये जो तीसरा है उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन में अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड की कंडीशन में लिखेंगे हम एम जी प्लस ए, एम की वैल्यू यहां पर कितनी दी गई है 3 और जी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू क्या है इस केस में है 3, तो यहां 3 रखेंगे, तो ये 39 न्यूटन आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में आर की वैल्यू एम जी प्लस ए रखेंगे, तो एम की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू 10 है, लेकिन ए की वैल्यू 4 दी गई यहां पर, ठीक है, डाउनवर्ड कंडीशन दी गई है तो माइनस, ठीक है, डाउनवर्ड कंडीशन है तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 6 हो जाएगा और 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो है इट इज इन द फ्री फॉलिंग कंडीशन, तो फ्री फॉलिंग वैसे ही हमें पता है जी माइनस जी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, रियल नहीं चेंज होना है, रियल सब कहीं एमजी रहेगा, सिर्फ अपरेंट में ही चेंज होता है, रियल तो तुम्हारा उतने रहेगा। वही जैसे हमने एग्जांपल दिया था ना कि तुम दीवार पे खड़े हो जाओ कूद जाओ, तो तुम्हारा वेट थोड़े चेंज हो जाएगा, तुम्हारा तो जो है वही रहेगा ना, आप कहीं पर भी रहेंगे आपका तो वो वेट जितना है उतना रहेगा, तो रियल वेट सब कहीं वही रहना है एमजी के बराबर। नोट कर लेना सभी। 10 1 rupee coin are put on top of each other on a table, each coin has a mass m kilogram, give the magnitude and direction of, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें से एक पार्ट 2009 एमयू में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें चीजें थोड़ा सा जो भी एक्शन रिएक्शन वाली हैं वो जो समझी हुई चीजें हैं उन्हीं के बेसिस पर ये क्वेश्चन दिया गया, तो उसके बेसिस पर जैसे हम लोग समझ चुके हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बट एक पॉइंट ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर दिया गया। तो आप यहां पर देखो क्या कहा गया पहले पार्ट में, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। तो पहले तो यहां पर बना लेते हैं डायग्राम, ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे कि समझने में आसानी हो।
तो उसने काउंटिंग कहां से कहा है करने को, काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि काउंटिंग अगर गड़बड़ कर दिया आपने तो आंसर्स भी आपके सब गलत हो जाएंगे। तो बॉटम से काउंट करना है, यानी कि हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये 10 कॉइन हो गई जो यहाँ पर टेबल के ऊपर इस तरीके से हमने रख दी है। ठीक है, अब सभी का मास m के बराबर दिया गया। अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में उसने कहा है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन, फोर्स किस पर देखना है, 7वें नंबर की कॉइन पर फोर्स देखना है, ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप, जो इसके टॉप पर है उन सभी कॉइन की वजह से। तो ये 7 नंबर की कॉइन पर आपको देखना है, तो हमें पता है कि ऊपर के जितने भी हैं मिलकर इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्शन ही करेंगे। तो ऊपर यहां पर अगर आप देखो तो ये 3 रहेंगे ना, तो इसका मास कितना होगा 3m। तो इसका मतलब जो डाउनवर्ड यहाँ पर वेट लगेगा, देखो हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है यानी कि यहाँ पर हमने बनाया है, तो बाकी एरो से कोई लेना देना नहीं, इस पॉइंट पर है, यानी कि ये जो हम फोर्स दिखा रहे हैं वो इस लोकेशन पर आपको दिख रहा है, यानी कि 7th नंबर पर। तो 7th नंबर पर फोर्स कितना लगेगा 3mg और डाउनवर्ड, यानी कि पहले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 3mg डाउन। पहले देख लो फिर बाद में नोट कर लेना अभी। फिर है यहां पर द फोर्स ऑन द 7th कॉइन। अब यहीं पर देखो उसने पूछा सभी के कारण, और फिर यहां पर क्या पूछा है, फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। 7वें वाले नंबर पर फोर्स आपको बताना है जो 8वें ने लगाया यहां पर, तो वो क्या होगा। अब जैसे इसमें दो आंसर सुनाई पड़ रहा है mg और 3mg, तो अगेन 3mg ही रहेगा, mg नहीं रहेगा, क्योंकि हमें यहां पर यही कंफ्यूजन होता है कि उसने तो हमसे ये कहा ना 8वें ने 7वें पर कितना फोर्स लगाया, तो 8वें ने 7वें पर कितना फोर्स लगाया, तो 8वें का मास तो m होगा, तो हमें ये लगता है कि अगर ये m है तो डाउनवर्ड कितना लगेगा mg। लेकिन ये चीज सही नहीं, क्योंकि 8वें के द्वारा लगाया गया फोर्स आप जब निकालेंगे तो कोई 8वें वाले को भी तो पुश कर रहा है, कौन, 9 नंबर और 10 नंबर। तो अगर 9 10 मिलकर 8 को पुश करेंगे तो 8 अपना वेट जो रहेगा और प्लस जो 9 और 10 ने मिलकर इसको पुश किया है, तो उसकी वजह से भी तो 8वां ही तो पुश करेगा 7वें को। भाई कहा तो यही जाएगा ना कि इस 8वें का टोटल एक्शन 7 पर कितना होगा, तो वो 3mg ही तो होगा ना, खाली mg थोड़े हो जाएगा। जैसे यहां पर ऐसे समझ लो कि पर्सन यहां पर लाइन में 4-5 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर यहां पर मान लिया 5 लोग खड़े हुए हैं, तो अगर ये 4 नंबर वाला पुश करेगा तो वो अपने आगे के सारे जितने 3 है उन सभी को पुश करेगा ना। तो मान लिया 5वें ने चौथे को धक्का दिया, लेकिन चौथे ने अपने आगे वाले को धक्का दिया सबको, तो जो 5वें ने फोर्स वहां पर लगाया था उसी की वजह से तो आगे लगा ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि अगर हम 8वें की बात करें तो 8वां 7वें को पुश कर रहा है, तो 8वें को 2 लोग और पुश कर रहे हैं, तो वो फोर्स भी तो 8वां फील कर रहा है, तो उसका इफेक्ट भी तो 7वें पर आएगा, यानी कि आंसर सेम ही रहेगा। और यहां पर आंसर हो जाएगा अगेन 3mg डाउनवर्ड। बस यही हमें यहां पर समझना था, यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। अब उसने पूछा है जो 6 नंबर की कॉइन है उसका रिएक्शन 7 नंबर पर, तो 6 नंबर का जो ये कॉइन है इसके ऊपर अगर आप देखो तो टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4m है यहां पर, तो ये चारों मिलकर इस 6 नंबर पर क्या करेंगे, एक्शन। तो वो एक्शन होगा डाउनवर्ड, और वो कितना हो जाएगा 4mg के बराबर होगा एक्शन। तो जो 6 नंबर पर एक्शन हुआ है वो कितना हुआ 4mg, तो वो रिएक्शन भी करेगा उतना ही, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो 7 नंबर पर हो जाएगा, और वो रिएक्शन कितना हो जाएगा 4mg के बराबर। तो यहां एक्शन वेट के बराबर ही क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां कोई एक्सेलरेशन की कंडीशन तो है नहीं। तो जो यहां 6 नंबर है इसके ऊपर 4 मास रखेंगे तो चारों मिलकर 6 को प्रेस करेंगे, तो इस पर होगा एक्शन 4mg, तो उतना ही रिएक्शन 7 पर होगा 4mg अप। तो यहां पर जो सी तीसरा जो पार्ट है इधर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा 4mg, लेकिन डायरेक्शन आएगी, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया ना सभी का।
A painter is raising himself and the crate on which he stands with an acceleration of 5 meter per second square by a massless rope and pulley arrangement. Mass of the painter is 100 kilogram and that of the crate is 50 kilogram. If g is equal to 10 meter per second square, then इसमें दो आंसर सही है। एक्चुअल में जैसे ऐसे भी बनाया जा सकता था, ए बी सी डी डाल देते, फिर हम यहाँ पर ऐसे बनाते ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, ऐसे करके तो ए एंड सी आर करेक्ट या बी एंड सी आर करेक्ट ऐसे करके बनाए जा सकते थे ऑप्शन। तो इसमें दोनों चीजें हमें बतानी थी, टेंशन और कॉन्टेक्ट फोर्स, तो वो दोनों चीजें हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेंगी। तो आप देखो, ये सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब का पेंटर इज रेजिंग हिमसेल्फ एंड द क्रेट ऑन विच, तो ये जो सिस्टम होता है ये एक्चुअल में जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो वहां पर काम करने के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उसमें से एक ये भी है। तो ये सिस्टम इसलिए यूज किया जाता है जैसे बहुत ज्यादा ऊंचाई है, तो जैसे लैडर वगैरह होती हैं, तो अगर एक दो मंजिल है, एक मंजिल डेढ़ मंजिल का काम है तो लैडर से भी हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई है, मान लिया 5-6 मंजिल का काम है, कहीं उतनी ऊंचाई पर बाहर से कहीं वर्क करना है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है आपके सामने, तो उसको कैसे आप थिंक करेंगे कि यहाँ पर क्या करवाया जा सकता है, कैसे करवाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर जैसे ये जो सिस्टम है इसको देखें, तो इसमें क्या होता है, एक ही पर्सन, अगर हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें तो एक पर्सन अपने आप ही अपने आप को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। तो कैसे, जैसे आप यहाँ पर देखो कि ये जो एक सिस्टम बनाया गया, क्रेट एक बॉक्स टाइप का ऐसे कह दो, तो इसमें एक यहाँ पर ऊपर फिक्स कर दिया गया ये रॉड और इसके अंदर एक पुली यहाँ पर इससे फिक्स कर दी गई, फिर इसी से ऐसे यहाँ पर एक रोप लगा दी गई इस तरह से, ठीक, पर्सन ने इसको पकड़ लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर बीच में ये पार्ट जो है ये यहाँ पर कट कर दिया जाता है, ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, ये ऐसे होल कर दिया गया और उस होल के अंदर से इस रोप को ऐसे निकाल दिया गया, ऐसे आप समझ लो। तो ये यहाँ पर जब पर्सन इसे खींचेगा तो होगा क्या कि जब इसे खींचेगा तो एक तरह से यहाँ पर एक फोर्स ये जनरेट करेगा, तो एक टेंशन जनरेट होगी और वो टेंशन सब कहीं होगी ना, यहाँ पर पूरे में। तो जब ये यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी तो एक तरह से ये जो क्रेट वाला सिस्टम है इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ना, और इसी फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना कि ये इस फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे समझ लो कि कहीं पर आपने ऐसे एक रोप डाल दी, अब आप उसको खींच रहे हैं और उसी रोप को कहीं आपने बांध दिया, ठीक है, और उसी के ऊपर आप खड़े भी हो गए, तो जब आप खींचेंगे तो एक तरह से आप उसमें लटकने की कोशिश करेंगे ना, तो वो सिस्टम नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ दिखाएगी, तो उसी से रिलेटेड बनाया गया कि अगर वो ऐसा करके अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो आपको बताना है कि यहाँ पर टेंशन उसने कितनी जनरेट की और साथ में इन दोनों के बीच का कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब कि इस पर्सन के द्वारा इस क्रेट पर लगाया जाने वाला फोर्स या क्रेट के द्वारा पर्सन पर लगाया जाने वाला फोर्स, मतलब वही एक्शन एंड रिएक्शन वाली कंडीशन वही आपसे उसने पूछा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पेंटर एंड द फ्लोर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर से, तो आपको जो दिया गया है मास, तो पेंटर का दिया गया है कितना 100 किलोग्राम और जो क्रेट है उसका कितना दिया गया 50, तो मास जिसका है उसी के पास रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि उसका वेट किसी दूसरे पर एक्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये जो पर्सन है तो इसका वेट कितना है 100 किलोग्राम, यानी कि 100 जी, और जी का मतलब ग्राम मत समझ लेना, जी का मतलब क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ पता, बैठे घर में सोच रहे हैं 100 किलोग्राम 100 ग्राम में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो 100 किलोग्राम, ये घटना दुर्घटना हो चुकी पहले इसलिए मुझे याद आ गया था। तो 100 ग्राम यहाँ पर जो है ये नहीं है, 100 जी है, ठीक है, मतलब अगर जी की वैल्यू 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो ये तो पर्सन का हो गया। जो ये क्रेट है उसका डाउनवर्ड वेट कितना होगा 50 जी, तो क्रेट का जो 50 जी है वो क्रेट के पास रहेगा और जो पर्सन का है 100 जी वो पर्सन के पास रहेगा। अब ये तो दो वेट हो गए, फिर क्या होगा, ये पर्सन इस रोप को खींचेगा नीचे की तरफ, तो जब ये खींचेगा तो यहां पर एक तरह से एक टेंशन जनरेट होगी, तो वो टेंशन यहां पर हमने दिखा दी, वही टेंशन यहां पर भी रहेगी, वही सेम टेंशन पूरी रोप में रहेगी, तो वही सेम टेंशन यहां पर भी रहेगी, ठीक। दो काम लोग के हो गए यहां पर, इतना हो गया। अब ये पूरा सिस्टम A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, वो एक्सलेशन उसने दे रखा ना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अभी इसमें एक चीज बाकी रह गई, वो क्या है कि जैसे अगर पर्सन किसी फ्लोर के ऊपर या किसी टेबल पर कहीं भी खड़ा होगा तो वो एक्शन भी तो करेगा ना, क्योंकि वेट तो इसका इसके पास रहेगा, क्रेट का इसके पास रहेगा। तो अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर खड़ा होता है तो वो उसके ऊपर क्या करता है, एक्शन करता है। तो ये पर्सन इस क्रेट के ऊपर क्या करेगा, एक एक्शन करेगा। थोड़ा सा हट के हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा, एक एक्शन। और एक्शन की वैल्यू आर के बराबर ही लेते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के बराबर होता है। तो एक्शन हुआ क्रेट के ऊपर, और ये जो मैन है इसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन। तो ये हम यहां पर लिख भी देते हैं ऑन क्रेट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर है, ऑन मैन या पेंटर जो भी है वो उसके ऊपर है। बस इतने यहां पर फोर्सेस हैं, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं। mg भी हमने काउंट कर लिया, एक्शन रिएक्शन भी काउंट कर लिया, और स्ट्रिंग थी तो उसमें टेंशन भी काउंट हो गई। तो सारे फोर्सेस यहां पर आ गए, इसी को लेकर हमें इक्वेशंस बना लेनी। अब इसमें एक तरीका यह है कि अगर आपसे टेंशन पूछी जाती तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसने दो चीजें पूछ ली। उसने ये कांटेक्ट फोर्स यानी कि एक्शन रिएक्शन, तो रिएक्शन निकाल लो, वही एक्शन हो जाएगा, वही कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, वो भी पूछ लिया। तो हम इसे अलग अलग दो बॉडीज मानकर सॉल्व करेंगे। तो हम इसे थोड़ा सा अलग से डायग्राम बना देते हैं, जैसे जिनको हम लोग नाम भी देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमने कहीं बताया तो था नहीं आपको। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ और थोड़े होता है, जैसे इसमें दो बॉडीज हैं, एक मैन है और एक क्या है, क्रेट। तो दोनों को अलग अलग दिखा दो और उन पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दो, वही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो थोड़ा सा हम इसमें अलग से बनाकर आपको दिखा देते हैं क्योंकि ज्यादा फोर्सेस हो रहे हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने कह दिया कि ये जो है, अब मैन नहीं बना रहे, ऐसे बना दिया कि ये पेंटर है। अब पेंटर पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखाओ, पहले समझ लो उसको, बाद में नोट करना। पहले पेंटर पर एक तो उसका डाउनवर्ड वेट लगेगा, कितना, 100 G के बराबर, ठीक। दूसरा पेंटर के ऊपर और क्या लग रहा है, ये रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है आर। तो आर ऊपर की तरफ लग रहा है तो हमने आर दिखा दिया। और क्या पेंटर पर लग रहा है, ये भी तो लग रहा है ना। ये जो हम दिखाते हैं वो हमने आपको इसलिए समझा दिया था कि ये स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स नहीं है, वो तो दिखाते ही नहीं है, क्योंकि पर्सन तो स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा तो स्ट्रिंग रिएक्ट करेगी, तो स्ट्रिंग जो है पर्सन के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स क्या होगा, टी के बराबर, ठीक है। जैसे यहां पर, और वो टी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये हो गया ना। इसके अलावा क्या इस मैन के ऊपर, इस पेंटर के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, यही तीन लग रहे थे। और इसका जो मास है वो कितना है, 100 किलोग्राम। और अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 5। तो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगी, जरा देखते हैं। आर प्लस टी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है तो दोनों को ले लिया प्लस, और ये 100G है माइनस में, तो ये हमने लिया 100G माइनस में, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा R प्लस टी इज इक्वल टू, ये यहां पर जो G है उसको हम लोग लेते हैं, मान लिया 10 ले रहे हैं, या पहले इधर की तरफ ले जाकर ऐड कर देते हैं, 100G प्लस A हो जाएगा। तो यहां से R प्लस टी इज इक्वल टू, अब G की वैल्यू क्या है, 10 ले लेते हैं, और A क्या है 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। लिख देते हैं एक बार, 10 प्लस 5 तो 15। तो R प्लस टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1500। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन अगर और बन जाए तो दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो अब हमारे पास क्या बचा है, क्रेट। तो हमने यहां पर बनाया क्रेट। अब क्रेट पर लगने वाले फोर्सेस जरा बताओ क्या होंगे, क्रेट पर, क्रेट मतलब ये जो सिस्टम है ये क्या होगा, डाउनवर्ड 50G, 50G हमने लगा दिया, और 100G, 100G लगेगा या नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे ना अभी 100G लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, क्योंकि 100G किसका है, मैन का। तो मैन का मैन के पास रहेगा ना, मैन अपना वेट इसको थोड़े दे देगा, इसके पास 50G तो 50G रहेगा। इस क्रेट के ऊपर क्या लग रहा है, एक्शन लगेगा, 100G नहीं लगेगा, एक्शन लगेगा। तो यहां पर हमें एक्शन काउंट करना है जो कि है कितना, R। और क्रेट के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन।
ये वाला फोर्स, ये वाला यहाँ पर क्रेट के ऊपर लग रहा है टी, तो ये टी हो जाएगा। इसमें जो आपको कंफ्यूजन होता है वो यही 100G वाला होता है। आप ये वेट एक सोचते हैं कि मैन जब क्रेट के अंदर है तो फिर क्रेट पर वो अपना फोर्स तो लगाएगा ही, उसका वेट भी तो उसी के साथ रहेगा। लेकिन हमने क्या बताया, किसी का वेट किसी दूसरे के साथ नहीं होगा, उसका वेट उसी पर रहेगा, दूसरे पर हमेशा क्या होगा, एक्शन ही होगा। भाई जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इस टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर हम अपना वेट नहीं लगा रहे हैं, हम टेबल के ऊपर एक्शन कर रहे हैं। वो एक्शन रिएक्शन बराबर होकर वो वेट के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। तो यहाँ पर ये जो एक्शन आया ये इसी मैन की वजह से तो आया ना। अगर ये मैन ना होता तो क्या है, कोई एक्शन होता नहीं होता ना। तो ये मैन अपना वेट नहीं लगाएगा, अपना एक्शन करेगा इस क्रेट के ऊपर। तो 100G यहाँ शामिल नहीं करेंगे, वो तो मैन का वेट है, वो तो मैन के पास रहेगा। मैन वाले में देखो शामिल किया था, मैन वाले में क्रेट का वेट नहीं शामिल किया गया, क्रेट वाले में मैन का वेट नहीं शामिल करेंगे। अब ये पूरा सिस्टम जा रहा है A = 5 से ऊपर, और मास हो गया क्रेट का कितना, 50। तो हम लोग इसकी इक्वेशन लिखेंगे। यहां पर क्या इक्वेशन लिखेंगे, हम ऊपर जा रहे हैं तो T रहेगा प्लस में, और -R - 50G इज इक्वल टू 50G। इज इक्वल टू 50, ठीक है ना। T प्लस में रहेगा, ये दोनों माइनस में रहेंगे, और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन हो गया। तो यहां से क्या जाएगा, T - R, ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 50G + 8। दोनों को हम लोग यहाँ पर वैल्यूज रख लेते हैं पहले। 10 + 5 15 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 750। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, और टी और आर की वैल्यू चाहिए थी, वही वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये सब जो डायग्राम थे बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने बनाया इसलिए जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज अब एक बार बना लिया, अब आप सोचो कि हम इसे यहां से भी तो लिख रहे थे ना, R + T - 100G = मास इंटू एक्सलेशन, और जो क्रेट है उसके लिए लिखेंगे तो उसके लिए T और माइनस ये एक्शन हो जाएगा, और ये 50G = मास इंटू एक्सलेशन, वहां से भी डायरेक्ट लिख सकते थे हम। तो पहले इतना नोट कर लो। देखो, एक्शन लगने के लिए बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं होता है, वो डिपेंड करता है वो बॉडीज कैसी। जैसे यहाँ पर ये मैकेनिकल सिस्टम ही काम करेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे जब ग्रेविटेशन की हम लोग बात करते हैं तो एक बॉडी यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स में हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसी कोई सिचुएशन ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर नेग्लेजिबल हो जाएगा। वरना दो बॉडी, जैसे एक यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है हमने, तो अगर हम दोनों बॉडीज को देखें तो वो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। या चार्ज का सिस्टम ले लें तो चार्ज +Q -Q होता है, या दोनों +Q है, तो वो भी एक तरह से जो एक्शन रिएक्शन ही तो करते हैं, लेकिन वहां पर वो कांटेक्ट में नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक्शन की, तो जब तक ये कांटेक्ट में नहीं होगा तब तक ये एक्शन नहीं करेगा। इसके ऊपर डायग्राम जरूर बना ले, सारे डायग्राम्स बनाने आपको, ये भी बना लेना वरना समझ में नहीं आएगा बाद में। हाँ, इस टेंशन की वजह से तो मैन पर भी तो लगेगा, तो जो वो खींचेगा वो एक्शन होगा, तो रोप क्या करेगी, उसके ऊपर रिएक्शन करेगी। वो तो ये चीज बता रहे थे यहाँ पर, ये तो स्ट्रिंग के थ्रू जो फोर्स ट्रांसफर होगा वो है। भाई पूरी स्ट्रिंग का फोर्स देखो, हर जगह एनालिसिस करोगे तो कंफ्यूजन में ही रहोगे हमेशा। हर जगह एनालिसिस नहीं किया, एक बार वो एनालिसिस हम लोगों ने कर ली कि इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इस पर टेंशन इधर होगा, वो दिमाग में अपने रखो बस। लेकिन बाकी आप उसको सीधे रट लो कि यहाँ पर ये पूरा स्ट्रिंग है, इसमें हम ऐसे ऐसे टेंशन दिखाएंगे, बस। अब उसको बार बार एनालाइज करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर अगर करते हैं तो इसे अगर डाउनवर्ड खींचेंगे तभी तो ये आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे कोई रोप है, आप रोप को पकड़कर अगर ऊपर की तरफ चढ़ो, कभी चढ़े रोप को पकड़ के ऊपर की तरफ, तो अगर कुछ करे ही नहीं हो लाइफ में, कुछ करे ही नहीं हो सिर्फ वो मोबाइल के अलावा, तो इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे अगर कहीं पर रोप लटक रही हो, उसको पकड़ कर अगर आप चढ़ो तो आप क्या करते हैं, उस रोप को खींचते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप एक्शन करते हैं। तो आप ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो रोप आपके ऊपर फोर्स लगाती है, रिएक्ट करती है, तो आप जब उसको खींचते हैं तभी तो ऊपर चढ़ पाते हैं। ऐसे पकड़ के खड़े रहो, कहते चढ़ जाए ऊपर, चढ़ोगे नहीं होगा। जब तक आप खींचोगे नहीं तब तक आपके ऊपर रिएक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ एक्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ रिएक्शन दिखाएगा। तो ये एक फोर्स जो जनरेट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये रोप के थ्रू ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, तो वही यहाँ रोप के ऊपर लगेगा जाकर, ठीक है, ये इसके क्रेट के ऊपर। नोट कर लेना इसे।
अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। r प्लस टी इज इक्वल टू 1500 एक इक्वेशन, और दूसरी क्या है t माइनस आर, इसको t प्लस आर इज इक्वल टू 1500 और दूसरा है t माइनस आर इज इक्वल टू 750 सेकेंड इक्वेशन। दोनों को हमें सॉल्व करना है, ये r कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2t इज इक्वल टू, ये आएगा ना, तो t इज इक्वल टू 1125 न्यूटन, ये आंसर आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखकर निकाल लेंगे r की वैल्यू, तो बाई 1 r इज इक्वल टू 1500 माइनस टी। तो इसे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ जाएगा 375, तो 1125 यहाँ पर सेकेंड और 375 फोर्थ, नोट कर लो। देखो अगर यही क्वेश्चन इसमें उसने आर पूछ दिया तो हमें इसे दो बॉडी के रूप में करना पड़ा, मतलब हमने पेंटर को अलग रखा और वहां पर क्रेट को अलग रखा। लेकिन अगर वो हमसे यहाँ पर सिर्फ टेंशन पूछता, हमसे ये रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स नहीं पूछता, मतलब मैन और क्रेट के बीच जो फोर्स ऑफ कांटेक्ट है वो नहीं पूछता, तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं। और ये इसलिए बता दे रहे हैं कि बाई चांस से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और उसने आपसे आर नहीं पूछा बल्कि क्या पूछा, सिर्फ आपसे टी पूछा, तो हम इतना सब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब जैसे उसने दोनों चीजें पूछी तब तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन अगर उसने एक चीज पूछी खाली, उसने कहा सिर्फ टेंशन बता दो, तो आप यहां पर कैसे करेंगे, तो उसको हम यहां पर अलग से बता दे रहे हैं, टू फाइंड टेंशन ओनली। सिर्फ टेंशन फाइंड आउट करने के लिए तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जैसे ये तो हमें पता है कि यहां पर हमने फोर्स लगाया, तो ये टी जनरेट हुआ और यही टी यहां पर दिखा देंगे, यही टी यहां पर रहेगा और यही टी यहां पर रहेगा, बस हमें ये टी निकालना है। तो अगर हमें टी निकालना है तो हम इस पूरे सिस्टम को एक ही मान लें कि ये जो पूरा ये सिस्टम है यहाँ पर इतना जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें दो लोग हैं, मैन भी है और क्रेट भी है, तो हम टोटल वेट ले लें, मतलब टोटल मास 100 प्लस 50, तो ये क्या हो जाएगा 150 किलोग्राम। तो जो डाउनवर्ड वेट हो जाएगा वो 150 जी हो जाएगा, और इसका एक्सलेशन कितना है, a इज इक्वल टू 5, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख लेंगे t माइनस टी हो गया माइनस कितना 150 जी इज इक्वल टू 150 इंटू ए। मतलब फिर तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर टी उसने पूछा होता तो ये तो फिर वैसे क्वेश्चन हो गया ना जैसे लिफ्ट वाला हमने क्वेश्चन किया, तो वैसे यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, क्योंकि ऊपर जा रहा है, वही देखो आ भी रहा, टी इज इक्वल टू क्या रहा 150, अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जी प्लस ए। आप यहाँ पर जरा सॉल्व करो 150 और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जी की वैल्यू क्या हो गई, जी की वैल्यू 10 और ए कितना दिया गया आपको 5, ठीक है। सॉरी एक 4 से छूट गया यहाँ पर, ये टी नहीं ये 2t होगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम पूरा सिस्टम ले रहे हैं ना एक, तो पूरे सिस्टम में क्रेट के साथ मैन भी तो है, तो मैन पर भी कितना फोर्स लग रहा है ऊपर टी, और ये क्रेट पर, तो ये यहाँ पर टी छूट गया था, सॉरी, ये 2t रहेगा, 2t इज इक्वल टू 150 जी प्लस ए। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 15 हो जाएगा ना, 2250, t इज इक्वल टू कितना 1125, वही चीज आ गई ना यहाँ पर 1125। मतलब अगर हमें सिर्फ टेंशन निकालनी होती तो हम क्या करते, इसे पूरा एक सिस्टम लेते, तो इस पूरे सिस्टम पर एक टी ये लग रहा है अपवर्ड, और ये मैन भी तो उसी सिस्टम का पार्ट है ना, तो सिस्टम में दो चीजें क्रेट और मैन है, तो क्रेट और मैन को साथ में ले लें हम, तो दोनों पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो गया 2t, डाउनवर्ड वेट टोटल कितना हो गया 150 जी, और इज इक्वल टू 150 इंटू ए हो जाएगा। वहीं से निकल आया 1125। तब इतने से कैलकुलेशन से आपको मिल जाएगा टेंशन। लेकिन अगर उसने कांटेक्ट फोर्स पूछ दिया तो फिर आपको
वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। तो इसको अलग से कर लो आप। हो गया ना सभी का? देख लेते हैं। द स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट सस्पेंडेड एन ऑब्जेक्ट एट द, देखो सबसे पहले एक बात ऐसे बता दें, हम पहले आपको बता चुके हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस से कुछ मतलब है नहीं, वो लिफ्ट वाला ही केस था। तो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है उसमें कुछ और नहीं करना होता है, उसमें हमें बस टेंशन ही निकालनी होती है और कुछ नहीं। तो आगे हम लोग प्रॉपर वे में पढ़ेंगे भी। द स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट सस्पेंड्स एन ऑब्जेक्ट एज द लिफ्ट बिगिंस टू असेंड, lift begins to ascend. The reading indicated by the spring balance will increase, decrease, remains unchanged, depends on the speed of ascent. क्या होगा? Spring balance inside a lift suspend an object as the lift begins to ascend. मतलब ऊपर की तरफ चलना वो स्टार्ट कर दे। तो कोई चीज रुकी थी और उसने अपवर्ड मोशन किया, तो इसका मतलब एक्सलेशन ही तो आया। और एक्सलेशन की कंडीशन में अगर आप यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आप देखेंगे यहाँ पर, तो टी के बराबर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग जो रहेगी वो टी के बराबर, और टी क्या हो जाएगा? अपवर्ड मोशन में जी प्लस ए। यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन अगर हम अलग अलग इसको करके लिखें तो एम जी प्लस एम ए है, एंड दिस इज ग्रेटर देन एम जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज वाली कंडीशन आ जाएगी। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट देखते हैं। If a person with a spring balance and body hanging from it goes up and up, अब इस चीज पर ध्यान देना, उसने क्या कहा? goes up and up, मतलब ऊपर की तरफ ही चलता चला जा रहा है in an aeroplane, then the reading of the weight of the body as indicated by the spring balance will reading। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पर go on increasing, go on decreasing लिखा, लेकिन first increases and then decreases लिखा गया। तो आप कंडीशन तो वैसे रहेगी जैसे इसमें था, वैसे यहाँ पर हो जाएगा कि अप की कंडीशन है, तो जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की वो टी के बराबर होगी, और टी हो जाएगा एम जी प्लस एम ए, ठीक, ऐसे होगा। अब इसमें होगा क्या कि जो एम जी प्लस, तो स्टार्टिंग में तो जैसे ए आ गया एक्सलेशन, तो एम जी प्लस से एम ए, मतलब पहले तो इंक्रीज कर जाएगी रीडिंग, और जैसे जैसे उसने अप एंड अप कहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि पहले तो यहाँ पर रीडिंग बढ़ेगी, लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर जाने लगेंगे तो फिर जी की वैल्यू घटने भी तो लगेगी ना, और जी की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से ये जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया रीडिंग फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस एज जी डिक्रीजेस विद हाइट, क्योंकि जी हाइट के साथ डिक्रीज करता है, इसलिए रीडिंग पहले तो बढ़ेगी लेकिन फिर घट जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन आप